एपिसोड 51 टू 60। अध्याय 51। कक्षा 4 मॉन्स्टर कोर 1। देखते ही देखते 10 से ज्यादा लोग निरीक्षण से गुजर गए। इसी दौरान एक अजीबोगरीब युवक आया। इस युवक के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी भौहों में अहंकार पहले जैसा ही था। मेज के पास आते ही उसने जल्दी से मॉन्स्टर कोर का एक बड़ा ढेर मेज पर रखने के लिए निकाल लिया। निरीक्षण के प्रभारी बूढ़े व्यक्ति ने जाहिर तौर पर इस युवक को पहचान लिया था और मेज पर रखे मॉन्स्टर कोर की संख्या गिनने के बाद उन्होंने मूल्यांकन करते हुए कहा, कुल 93 मैजिक कोर हैं। बहुत बढ़िया चेंग मिंगशियांग, तुम्हारा स्कोर असाधारण रूप से अच्छा है। चेंग मिंगशियांग का नाम सुनते ही कतार के अंत में खड़े टाइटा ने मेज के सामने खड़े चेंग मिंगशियांग को देखा, जो अपने मूल्यांकन के समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। टाइटा की आंखों में युद्ध का जोश झलक रहा था। वह चेंग मिंगशियांग के साथ अपनी पिछली अधूरी लड़ाई को भूल नहीं पाया था। उस समय वह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि अभी है, खासकर पिछले 3 दिनों से जंगल में जादुई जानवरों को मारने के बाद। जियान चेन से मिले कुछ मार्गदर्शन के कारण टाइटा की वर्तमान युद्ध क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। उसे विश्वास था कि अपनी वर्तमान शक्ति और नए प्राप्त युद्ध अनुभव के साथ वह लड़ाई में अपनी दिव्य शक्ति का पूरा उपयोग करके दोनों के बीच संत शक्ति के अंतर को पाट सकेगा। चेंग मिंगशियांग से हारने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हालांकि टाइटा थोड़ा मूर्ख लग रहा था, लेकिन उसे साफ समझ आ गया था कि यह चेंग मिंगजियांग से मुकाबला करने का सही समय नहीं है, इसलिए वह सिर्फ गुस्से से चेंग मिंगजियांग की पीठ पर नजरें गड़ाए रहा। आखिरकार वह चेंग मिंगजियांग से लड़ने की अपनी तीव्र इच्छा को दबाने में कामयाब रहा। बड़े की प्रशंसा सुनकर चेंग मिंगशियांग मुस्कुराया और उसकी आंखों में गर्व और थोड़ी सी अकड़ झलक रही थी। मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने अपनी नोटबुक में मूल्य दर्ज किया, फिर आगे कहा, 93 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर हो। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो आप क्लास 2 मॉन्स्टर कोर के लिए शीर्ष 3 स्थानों में जरूर शामिल होंगे। इसके अलावा आप कल्टिवेशन जीनियस हैं, इसलिए आपका भविष्य असीम है। कड़ी मेहनत करते रहो। आपकी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक स्टीव। बड़े की तारीफों ने चेंग मिंगशियांग के अहंकारी भाव को और भी स्पष्ट कर दिया। इसके बाद चेंग मिंगशियांग ने अकादमी के स्पेस बैल्ट में लौटकर अपना और गौरव का बैज वापस ले लिया और फिर प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया। चेंग मिंगजियांग के जाने के बाद उसी तरह के फटे पुराने कपड़े पहने एक और छात्र मेज पर आया। उसने सीधे मुट्ठी भर राक्षस कोर निकाले। ऐसा लग रहा था कि उसके पास चेंग मिंगजियांग से कम राक्षस कोर नहीं थे। मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और युवक के चेहरे पर टकटकी लगाए धीरे से कहा, बुरा नहीं है हुआंग डोंग। लगता है इस बार तुम्हारी फसल काफी अच्छी हुई है। हुआंग डोंग का नाम सुनकर मंच के नीचे खड़े कई छात्र चौंक कर चिल्ला उठे। जियान चेन के चेहरे पर भी भाव बदल गए और उसकी नजर तुरंत उस युवक के चेहरे पर टिक गई। जियान चेन हुआंग डोंग के नाम से अनजान नहीं था। उसकी शक्ति कारगात अकादमी की शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में तीसरे स्थान पर थी। जियान चेन ने सुना था कि उसकी शक्ति पिछले साल ही सर्वोच्च संत स्तर तक पहुंच चुकी थी और वह महान संत बनने से बस एक कदम दूर था। इसके अलावा एक बार जब वह सफलतापूर्वक इसमें सफल हो जाता तो इसका मतलब होता कि वह स्नातक हो सकता है। कारगात अकादमी की शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में 10 सबसे मजबूत और सबसे जबरदस्त छात्र शामिल थे। ये सभी पहले ही सर्वोच्च संत स्तर पर पहुंच चुके थे और महान संत बनने से ज्यादा दूर नहीं थे। एक बार जब वे इस स्तर पर पहुंच जाते तो वे शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची से बाहर हो जाते। बुजुर्ग की प्रशंसा के जवाब में हुआंग डोंग केवल मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। जल्द ही बड़े ने मेज पर रखे मॉन्स्टर कोर की गिनती पूरी कर ली। हुआंग डोंग ने कुल 91 मॉन्स्टर कोर अर्जित किए थे, जो चेंग मिंगशियांग से 2 कम थे। हुआंग डोंग के प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में से और लोग प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए। लगभग सभी के पास ढेरों मॉन्स्टर कोर थे और शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में पहले स्थान पर रहे छात्र बोगाडी के पास कुल 103 मॉन्स्टर कोर थे। हालांकि इन शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से केवल 4 ने ही कार्य पूरा किया था, बाकी सभी 6 बाहर हो गए थे। उनका सामना अपने ही स्तर के लोगों से हुआ था, लेकिन संख्या में अंतर के कारण वे विपरीत पक्ष से हार गए थे। इस प्रकार उनके मॉन्स्टर कोर लूट लिए गए थे। बहुत जल्दी शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में शामिल सभी लोग प्लेटफॉर्म छोड़ चुके थे। बचे हुए लोग सभी बेहद जाने माने थे। इस समय जिसने अब तक सबसे ज्यादा मॉन्स्टर कोर दिखाए थे वह शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में पहले स्थान पर था बोगाडी, जिसके कुल 103 मॉन्स्टर कोर थे। दूसरे स्थान पर 5वें स्थान पर रही शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में से एक जिंग मिंगयू। वह शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में एकमात्र महिला भी थीं। उन्होंने कुल 101 मॉन्स्टर कोर अर्जित किए थे, जो बोगाडी से 2 कम थे। तीसरे स्थान पर चेंग मिंगजियांग थे, जिनके पास कुल 93 राक्षस कोर थे। हालांकि वह शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में नहीं थे। उनकी शक्ति पहले ही उच्च संत स्तर तक पहुंच चुकी थी और वह कारगत अकादमी में एक उच्च रैंक वाले अभिजात वर्ग के सदस्य भी थे। उनकी क्षमताएं शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में शामिल लोगों से ज्यादा कम नहीं थी और कारगत अकादमी में उन्होंने साधना प्रतिभा की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी साधना गति अधिकांश लोगों की तुलना में बहुत तेज थी और युद्ध में उनकी क्षमताओं को भी कम नहीं आंका जा सकता था। उन तीनों के जाने के बाद सभी लोगों ने पहले ही शीर्ष 3 विजेताओं का निर्धारण कर लिया था, क्योंकि कतार में केवल वे लोग बचे थे जो कारगात अकादमी में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे। उनकी शक्तियां केवल प्राथमिक या मध्य संत स्तर की थीं और स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना अन्य 3 से नहीं की जा सकती थी। चांगयांगहू के 4 लोगों के समूह ने जियान चेन के साथ होने की बदौलत कई राक्षसी कोर लूट लिए थे। हालांकि उन चारों ने आधे आधे कोर बांट लिए थे, फिर भी उनमें से हर एक 30-40 कोर हासिल करने में कामयाब रहा था। हालांकि यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी ताकत के हिसाब से यह संख्या पहले से ही काफी अच्छी थी। आखिरकार वे केवल प्राथमिक स्तर के संत थे। बहुत जल्द सभी संतों ने अपना मूल्यांकन पूरा कर लिया। हालांकि कुछ लोगों के पास काफी राक्षस कोर थे, लेकिन उनमें से किसी के पास तीसरे स्थान वाले से ज्यादा कोर नहीं थे।
अभी केवल 2 लोग बचे थे, ताइता और जियान चेन। इस समय मंच पर मौजूद शिक्षकों और उसके नीचे बैठे छात्रों दोनों की नज़रें जियान चेन और ताइता पर टिकी थीं। वे दोनों अभी संत नहीं थे, लेकिन वे उस स्तर पर पहुंच गए थे जहां वे द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवरों को मार सकते थे। इससे कई लोगों में गहरी ईर्ष्या और बेचैनी की भावनाएं पैदा हो गईं। उस समय हर कोई यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि इन दोनों के पास कितने राक्षस कोर हैं जिन्होंने अभी तक संत शस्त्रों का संघनन नहीं किया था। बेशक किसी ने भी जियान चेन और ताइता की कमाई का आधार दूसरे उच्च श्रेणी के छात्रों को बनाने की हिम्मत नहीं की। सभी ने अनुमान लगाया कि उन दोनों के पास इतने अधिक द्वितीय श्रेणी के राक्षस कोर नहीं होंगे। जियान चेन मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग के पास गया और अपना स्पेस बेल्ट उतार दिया। इस समय बुजुर्ग प्रशंसा के भाव से जियान चेन को देख रहे थे। जियान चेन के प्रति उनके पुराने पूर्वाग्रह अब पूरी तरह से गायब हो गए थे। हालांकि उन्हें यकीन था कि जियान चेन और ताइता के पास निश्चित रूप से 10 से ज्यादा क्लास 2 मॉन्स्टर कोर नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ ये तथ्य कि वे दोनों तीसरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और बिना संत बने क्लास 2 के जादुई जानवरों को मार डाला था, बुजुर्ग के लिए एक नए स्तर का सम्मान था। आखिरकार कारगत अकादमी के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई गैर संत क्लास 2 के जादुई जानवरों को मार पाया था। उस समय मंच पर बैठे उदासीन शिक्षक उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। एक एक करके उन्होंने अपनी नज़रें जियान चेन की ओर घुमाई। जियान चेन ने शांति से आसपास के शिक्षकों पर नजर दौड़ाई। जब उसे पता चला कि शिक्षक उत्सुकता से भरी आंखों से उसे घूर रहे हैं, तो उसकी पहले जैसी उदासीनता भरी अभिव्यक्ति एक हल्की सी मुस्कान के साथ उभर आई। उसने सीधे अपने स्पेस बेल्ट में हाथ डाला और मुट्ठी भर क्लास 2 मॉन्स्टर कोर निकालकर मेज पर रख दिए। ऐसा लग रहा था कि उनमें से लगभग 10 ही होंगे। जियान चेन को 10 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर निकालते देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई शिक्षकों के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव थे। ये बिल्कुल साफ था कि यह संख्या उनकी ज्यादातर उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार ताकत के मामले में क्लास 2 मैजिकल बीस्ट्स और क्लास 1 मैजिकल बीस्ट्स के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। उनकी शुरुआती धारणाओं के आधार पर अगर जियान चेन के पास सिर्फ 3-4 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर होते तो ये बहुत आश्चर्यजनक होता। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उसके पास असल में 10 होंगे। इसके बाद दूसरों के दिमाग में और अधिक विचार आने की प्रतीक्षा किए बिना जियान चेन ने एक बार फिर अपने स्पेस बेल्ट से मुट्ठी भर क्लास 2 मॉन्स्टर कोर निकाल लिए। फिलहाल टेबल पर कक्षा 2 के मॉन्स्टर कोर की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा हो चुकी थी। ये संख्या पिछले 3 दिनों में सेंट के कुछ छात्रों द्वारा प्राप्त कोर की संख्या के बराबर थी। ये दृश्य देखकर मंच पर मौजूद सभी शिक्षकों के चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए। यहाँ तक कि मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग भी जियान चेन द्वारा निकाले गए दर्जनों राक्षस कोर देखकर अवाक रह गए। हालांकि ये केवल कुछ दर्जन वर्ग 2 राक्षस कोर ही थे, फिर भी शिक्षकों की भावनाएं उस समय से भी ज्यादा भड़क उठी जब जियान चेन ने एक ही सांस में लगभग 100 वर्ग 1 राक्षस कोर निकाले थे। आखिरकार ये वर्ग 2 राक्षस कोर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा निकाले गए थे जो अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचा था। उस क्षण सभी शिक्षकों को अचानक एहसास हुआ कि यदि उन दर्जनों राक्षस कोर को जियान चेन ने व्यक्तिगत रूप से कक्षा 2 जादुई जानवरों को मारकर अर्जित किया था तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां। जब शिक्षकों ने सोचा कि एक छात्र जो अभी तक संत नहीं बना है वह कक्षा 2 के जादुई जानवरों को मार रहा है, वास्तव में उनमें से 1 दर्जन को, तो वे इसे अविश्वसनीय मानने से खुद को नहीं रोक सके। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उप प्रधानाध्यापक चांद बायन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी और उन्होंने धीरे से कहा, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। बस एक बात जो अभी तक पता नहीं चली है वह यह है कि आपने अपनी शक्ति से जादुई जीवों को मारकर कितने राक्षस कोर हासिल किए। लगता है इसकी आगे और गहराई से जांच करनी होगी। दर्जनों क्लास 2 मॉन्स्टर कोर निकालने के बाद भी जियान चेन की हरकतें नहीं रुकीं। उसका हाथ एक बार फिर अपने स्पेस बेल्ट में पहुंचा और मुट्ठी भर मॉन्स्टर कोर निकाल लिए। इसके बाद जियान चेन की हरकतें बार बार दोहराई गईं और सभी अविश्वासी शिक्षकों की हैरान निगाहों के नीचे वह अलग अलग आकार के क्लास 2 मॉन्स्टर कोर निकालता रहा जब तक कि पूरी मेज पूरी तरह से ढक नहीं गई। कक्षा 2 के मॉन्स्टर कोर से भरी मेज देखकर मंच पर मौजूद सभी शिक्षक स्तब्ध रह गए। मंच के नीचे बैठे छात्र भी जो मेज पर हो रही गतिविधियों को देख सकते थे, अविश्वास के भाव लिए हुए थे, मानो उन्होंने कोई अकल्पनीय दृश्य देख लिया हो। जांच कर रहे बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और सदमे की भावनाओं को यथासंभव दबाने की कोशिश की ताकि वे शांत हो सकें। मेज पर रखे ये राक्षसी कोर उन्होंने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखे थे, जबकि उन्होंने इससे कहीं अधिक उच्च स्तर के राक्षसी कोर देखे थे। फिर भी इन द्वितीय श्रेणी के राक्षसी कोर का वर्णन सामान्य तरीकों से नहीं किया जा सकता था। मूल्यांकनकर्ता ने जियान चेन को ध्यान से देखा और फिर राक्षस कोर गिनने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। जल्द ही मूल्यांकन पूरा हो गया। हालांकि उनके चेहरे पर अविश्वास और हैरानी का भाव था, क्योंकि जो भावनाएं अभी शांत हुई थीं वे एक बार फिर बेकाबू होकर उमड़ने लगीं। वे मेज के सामने स्तब्ध बैठे रहे और राक्षस कोर की संख्या बताने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहे थे। कुछ ही पलों में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उप प्रधानाध्यापक चांद बायन का सब्र टूट गया और उन्होंने कहा, स्टीव जल्दी करो और मॉन्स्टर कोर की संख्या बताओ। उप प्रधानाध्यापक बायन की आवाज़ उत्साह से थोड़ी कांप रही थी, हालांकि उनका चेहरा बेहद शांत था। उप प्रधानाध्यापक की बात सुनकर मूल्यांकन करने वाले वरिष्ठ अधिकारी ने गहरी सांस ली और फिर घोषणा की, चांग्याम जियांग तियान कक्षा 2 के मॉन्स्टर कोर की संख्या प्राप्त 118। अध्याय 52 कक्षा 4 मॉन्स्टर कोर 2। मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग के अपनी बात पूरी करते ही सभी लोग सदमे में तेजी से सांस लेने लगे। पूरा अखाड़ा तुरंत इतना शांत हो गया मानो किसी पिन के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही हो। इस संख्या ने उप प्रधानाचार्य चांद बेयन को भी अवाक कर दिया। उनकी नज़रें मेज पर रखे कक्षा 2 के मॉन्स्टर कोर के विशाल ढेर पर टिक गईं और उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। ये संख्या पिछले प्रथम स्थान विजेता बोगाडी के पास मौजूद मॉन्स्टर कोर की संख्या से कहीं ज्यादा थी।
कुछ देर बाद एक छात्र चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वह जो अभी तक संत नहीं बना है, तीसरे क्षेत्र में इतने सारे मॉन्स्टर कोर कैसे हासिल कर सकता है, और स्कूल के सर्वोच्च रैंक वाले विशेषज्ञ से भी ज्यादा। बोगादी, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वह जरूर किसी बाहरी स्रोत से ये मॉन्स्टर कोर लाया है। एक ही इनपुट ने प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी। जैसे ही छात्र ने बोलना समाप्त किया, विरोध के और भी नारे गूंजने लगे। जियान चेन के लगभग 100 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर ने पहले ही कई लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया था और उन्हें लगा था कि यह अनुचित है। अब जबकि उसने 118 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर निकाल लिए थे जो उसके क्लास 1 मॉन्स्टर कोर से भी ज्यादा थे, छात्र अब इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मंच के नीचे कारगत अकादमी की रैंकिंग में वर्तमान में नंबर 1 विशेषज्ञ बोगाडी सदमे में जियान चेन की पीठ को घूर रहा था और बुदा रहा था। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से अभी तक संत स्तर की नहीं है। वह इतने सारे वर्ग 2 राक्षस कोर कैसे प्राप्त कर सकता था? क्या ये हो सकता है कि ये राक्षस कोर वास्तव में किसी बाहरी स्रोत से लिए गए थे? बोगाडी भी दूसरों की तरह सोचने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इस धारणा को उसने तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि जंगल में प्रवेश करने से पहले स्कूल प्रशासन ने सभी छात्रों के अंतरिक्ष उपकरणों को पूरी तरह से जब्त कर लिया था और सभी छात्र बहुत सख्त निरीक्षण से गुजरे थे। इसके अलावा जंगल में केवल एक ही प्रवेश द्वार था, इसलिए किसी के लिए बाहर से राक्षस कोर चोरी करने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा अगर कोई वाकई उन्हें लाने में कामयाब भी हो जाता तो बोगाडी का मानना था कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि एक साथ 100 से ज्यादा क्लास 2 मॉन्स्टर कोर पेश कर दे। इससे बेशक पूरा स्कूल हैरान रह जाएगा और प्रशासन जरूर मामले की जांच के लिए लोगों को नियुक्त करेगा। पास ही फटे कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की ने मंच पर जियान चेन की आकृति को बेसुध होकर देखा और बुदबुदाई, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके जैसा नया छात्र जो अभी तक संत नहीं बना है, वास्तव में 100 जोड़ क्लास 2 मॉन्स्टर कोर पाने में कामयाब रहा। लड़की की सुरीली आवाज में आश्चर्य और अविश्वास था। दूसरी ओर जब उसने मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग को जियान चेन की राक्षस कोर राशि की घोषणा करते सुना तो चेंग मिंग जियांग सदमे में आ गया और अविश्वास से जियान चेन को घूरने लगा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति जल्द ही उदास हो गई और अंततः पूरी तरह से क्रोध में बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि राक्षस कोर प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को पुरस्कार मिलते थे। हालांकि ये पुरस्कार उसके जैसे प्रमुख कुलों में जन्मे लोगों के लिए उतने मूल्यवान नहीं थे, इसके बजाय इसे एक महान सम्मान, शक्ति का सत्यापन माना जाता था। मूल रूप से चेंग मिंग जियांग को तीसरे स्थान पर रखा गया था, लेकिन अब जियान चेन के साथ उसे जबरन शीर्ष 3 से बाहर कर दिया गया था। इससे वह बेहद क्रोधित हो गया। ये स्वीकार करना और भी कठिन था कि जियान चेन अभी भी एक संत नहीं था। चांग्यांग जियांग तियान, अपनी निगाहें घुमाते हुए चेंग मिंग जियांग का चेहरा बेहद उदास हो गया और उसने जहरीली दुर्भावना से भरी निगाहों से जियान चेन को देखा। भीड़ में लुओ जिया का चेहरा भी उतना ही उदास था। वह जियान चेन को घृणा से घूर रहा था, मानो वह केवल अपनी निगाहों से ही जियान चेन को जिंदा खा जाएगा। हालांकि जियान चेन की वर्तमान शक्ति अभी भी काफी कमजोर थी, उसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी। शायद वह किसी साधारण नज़र को देख न पाता, लेकिन जब कोई विशेष रूप से गंभीर नज़र उसकी ओर जाती तो उसकी आत्मा उसे तुरंत भांप लेती। इस प्रकार लुओ जियान और चेंग मिंग जियांग की द्वेषपूर्ण निगाहें जियान चेन को तुरंत भांप गईं। उसने मुड़कर अपनी शक्तिशाली आत्मा की सहायता से नजरों के स्रोत का पता लगाया और भीड़ में दबे लुओ जियान को आसानी से ढूंढ निकाला। लुओ जियान के उदास चेहरे को देखकर जियान चेन ने उपहास किया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने लुओ जियान के सारे राक्षस कोर उससे छीन लिए थे, जिससे उसे टास्क में नाकाम होना पड़ा। इसके अलावा जियान चेन ने लुओ जियान को घायल भी कर दिया था, इसलिए लुओ जियान का जियान चेन से इतनी नफरत करना बिल्कुल स्वाभाविक था। हालांकि जैसे ही जियान चेन की नज़र चेंग मिंग जियांग पर पड़ी, उसकी भौहें तन गईं और उसके चेहरे पर एक असहाय भाव उभर आया। चेंग मिंग जियांग से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। लाइब्रेरी के सामने हुई पिछली घटना इतनी मामूली थी कि वह इतनी भयंकर नफरत का कारण नहीं बन सकती थी। असल वजह यह थी कि जियान चेन ने चेंग मिंग जियांग को जबरदस्ती टॉप 3 से बाहर कर दिया था। आखिरकार पूरी अकादमी में शीर्ष 3 में जगह बनाना एक बड़ी उपलब्धि थी, जो एक बहुत बड़ा गौरव था। ये बात खास तौर पर कुलीन कुलों में जन्मे लोगों के लिए सच थी, क्योंकि यह सम्मान सीधे तौर पर उनके रुतबे को काफी बढ़ा सकता था। अगर चेंग मिंग जियांग को पहले 3 स्थानों से बाहर करने वाला शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से कोई होता तो उसे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। हालांकि चूंकि चेंग मिंग जियांग को शीर्ष 3 से बाहर करने वाला व्यक्ति शीर्ष 10 की सूची में भी नहीं था, वह भी केवल एक नया छात्र था जो अभी तक संत स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, जिससे कारगत अकादमी के साधना प्रतिभावान चेंग मिंग जियांग को अपमानित महसूस हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि स्कूल में अभी अभी आया एक नया छात्र उसके स्तर तक पहुंच जाएगा, और इसी भावना से जियान चेन के प्रति उसके मन में घृणा पैदा हुई। हालांकि वहाँ टाइटा भी था, जो प्रधानाध्यापक का शिष्य था, और इस प्रकार चेंग मिंगशियांग की तुलना में उसके पास कहीं अधिक शक्ति थी। बेशक चेंग मिंगशियांग प्रधानाध्यापक को यूं ही नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने जियान चेन को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चांग्यांग जियांग तियान, तुमने मुझे सचमुच हैरान कर दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसा कोई व्यक्ति जो अभी तक संत नहीं बना है, इतने सारे क्लास 2 मॉन्स्टर कोर हासिल कर सकता है। तुम पहले ही पहले स्थान से बहुत आगे निकल गए हो बोगादी। लगता है इस प्रतियोगिता का पहला स्थान निश्चित रूप से तुमने ही हासिल किया है। बुजुर्ग ने जियान चेन को उसकी अपनी स्पेस बेल्ट और गौरव का बैज सौंप दिया। जियान चेन हंसा और सामान लेने के लिए हाथ बढ़ाया। शिक्षक की बातें कुछ ज्यादा ही हो गईं। अभी कोई नहीं कह सकता कि पहला स्थान किसे मिलेगा। आखिरकार टाइटा अभी भी मेरे पीछे है, उसके पास भी मॉन्स्टर कोर की संख्या मुझसे कम नहीं है। ये कहते हुए जियान चेन ने सभी मॉन्स्टर कोर को अपने स्पेस बेल्ट में वापस रख दिया। जियान चेन की बातें सुनकर बुजुर्ग ने जियान चेन को गहरी नज़र से देखा और वह बिना कुछ कहे मुस्कुराया।
जियान चेन ने मेज पर रखे सभी द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के बाद सीधे प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया। इसके बाद टाइटा मेज के पास आया और अपने स्पेस बेल्ट से अपने द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर निकालने लगा। टाइटा जियान चेन के साथ तीसरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उन्होंने मॉन्स्टर कोर को बराबर बराबर बांट लिया था। इस प्रकार उसके पास लगभग उतनी ही संख्या में मॉन्स्टर कोर थे जितने जियान चेन के पास थे। मूल्यांकनकर्ता वरिष्ठ द्वारा गिनती पूरी करने के बाद ये पता चला कि टाइटा के पास कुल 119 द्वितीय श्रेणी के मॉन्स्टर कोर थे, जो जियान चेन से केवल एक अधिक थे। मूल्यांकन करने वाले बुजुर्ग ने जब टाइटा के राक्षस कोर की कुल मात्रा की घोषणा की तो अखाड़े में मौजूद सभी लोग एक बार फिर अवाक रह गए। मंच के नीचे कारगात अकादमी के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में 5वें स्थान पर रहने वाली जिंग मिंगयू स्तब्ध थी। उसकी आंखों के भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना उत्साह खो दिया हो। दो नए छात्रों ने उसे अचानक दूसरे स्थान से बाहर कर दिया था। ये परिणाम उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। आखिरकार उसने उन विशाल कोर को अर्जित करने में बहुत ऊर्जा और प्रयास खर्च किया था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि दो नए गैरसंत नए छात्रों को इतने सारे विशाल कोर कैसे मिल गए। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की जिंग मिंगयू के पास आए और उसे अपनी बाहों में भरकर गले लगा लिया। हंसते हुए उसने कहा, बहन जिंग, आपने सोचा भी नहीं था कि दो नए छात्रों ने आपको दूसरे स्थान से नीचे धकेल दिया होगा, है ना? जिंग मिंगयू ने आह भरी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह वाकई अकल्पनीय है। वे दोनों नए खिलाड़ी सेंट लेवल तक भी नहीं पहुंचे हैं, फिर भी वे इतने सारे मॉन्स्टर कोर हासिल करने में कामयाब रहे। इन दोनों ने तो कारगात अकादमी के नंबर 1 विशेषज्ञ बोगाडी को भी तीसरे स्थान पर धकेल दिया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इतने सारे मॉन्स्टर कोर कैसे मिले। क्या ये सच में मुमकिन है कि वे इन्हें बाहर से लाए हों? लड़की ने जवाब में खिलखिलाकर कहा, बहन जिंग, आपने गलत अनुमान लगाया है। मेरा मानना है कि क्लास 2 मॉन्स्टर कोर अपनी ताकत से अर्जित किए गए थे, न कि बाहर से, जैसा कि आप सोच रही हैं। लड़की की बात सुनकर जिंग मिंगयू चौंक गई। जिंग मिंगयू ने पलटकर लड़की को शक भरी नजरों से देखा और उत्सुकता से पूछा, जियाओले, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लड़की रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और उसके चेहरे पर गर्व भरा भाव था। धीमी आवाज में उसने कहा, बहन जिंग, मैं उन दोनों से दूसरे क्षेत्र में मिली थी और उनके साथ पूरा एक दिन भी रही। आप उन्हें कम नहीं आंक सकते, वे दोनों बहुत ही दुर्जय हैं। खासकर उस चांगयांग जियांग तियान को, जिसने एक घटिया लोहे की छड़ से कई प्रथम श्रेणी के जादुई जानवरों को सीधे गले में छेद कर मार डाला था। सचमुच? जिंग मिंगयू ने आश्चर्य से पूछा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। जाहिर है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये झूठ नहीं हो सकता। लड़की ने सीना फुलाकर दृढ़ता से कहा, और उस रात हम पर 20 से ज्यादा ब्लू वुल्व्स का एक गुप्त हमला हुआ। उन दोनों ने बिना किसी मेहनत के उन सबको मार गिराया। क्या तुमने कहा था कि उन दोनों ने अकेले ही 20 से ज्यादा नीले भेड़ियों को मार डाला? ये सुनकर जिंग मिंगयू अपना सदमा छिपा नहीं पाए। हालांकि वह पहले से ही एक उच्च स्तरीय संत थी, फिर भी अगर उसका सामना 20 से ज्यादा क्लास 1 जादुई जानवरों से होता तो वह भाग जाती, उन्हें मारना तो दूर की बात है। लड़की ने जोर से सिर हिलाया और कहा, यह सही है बहन जिंग, मैंने इसे खुद देखा है। हालांकि चांगयांग जियांग तियान और टाइटा ने अपने संत शस्त्रों को संघनित नहीं किया है, फिर भी उनकी शक्ति निश्चित रूप से किसी संत से कम नहीं है। इसलिए मैं वादा कर सकती हूँ कि उनके हाथों में जो राक्षसी कोर हैं, वे निश्चित रूप से बाहर से नहीं लाए गए हैं। ये सुनकर जिंग मिंगयू ने अपना सिर झुकाया और गंभीरता से सोचने लगी। भले ही जियान चेन और टाइटा ने उसे शीर्ष 3 स्थानों से बाहर कर दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष का कोई निशान नहीं था। इससे ही स्पष्ट हो जाता था कि जिंग मिंगयू संकीर्ण सोच वाली व्यक्ति नहीं थी। मूल्यांकन समाप्त होने के बाद पुरस्कार समारोह शुरू हुआ। इस बार क्लास 1 और क्लास 2 मॉन्स्टर कोर दोनों श्रेणियों में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वालों को समान पुरस्कार दिए गए। प्रथम स्थान के पुरस्कार में क्लास 4 मॉन्स्टर कोर और पूरी तरह से बैंगनी सिक्कों से बना एक सम्मान पदक शामिल था। द्वितीय और तृतीय स्थान के पुरस्कारों में एक क्लास 3 मॉन्स्टर कोर और स्वर्ण सिक्कों से बना एक सम्मान पदक शामिल था। इन पदकों की कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन ये जिस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते थे उसका असाधारण महत्व था। इसलिए शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले कुलीन लोग भी इन सम्मान पदकों को देखकर अपनी आंखें लाल होने से नहीं रोक पाते थे। जियान चेन और टाइटा ने क्लास 1 मॉन्स्टर कोर और क्लास 2 मॉन्स्टर कोर दोनों में पहले 2 स्थान हासिल किए थे और इस तरह उन्हें दोगुने इनाम मिले। क्लास 1 मॉन्स्टर कोर के लिए तीसरे स्थान पर अभी भी मू तियान रहे और क्लास 2 मॉन्स्टर कोर के लिए तीसरे स्थान पर कारगात अकादमी के नंबर 1 विशेषज्ञ बोगादी रहे। पुरस्कार समारोह समाप्त होने के बाद जियान चेन अपने हाथ में पकड़े हुए चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर की अपार शक्ति को देखकर उत्साह से मुस्कुरा उठा। चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर और उसके स्पेस बेल्ट में मौजूद 200 से अधिक मॉन्स्टर कोर की बदौलत उसके पास लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। जियान चेन की गणना के अनुसार उसे कम से कम 1 वर्ष तक मॉन्स्टर कोर की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अध्याय 53 संत बनना। पुरस्कार समारोह समाप्त होने के बाद खेल के मैदान में मौजूद छात्र धीरे धीरे वहां से जाने लगे और तितर बितर होते गए, यहाँ तक कि वहां कोई भी नहीं बचा। पिछले 3 दिनों से जंगल में जादुई जानवरों से लड़ते हुए लगभग सभी छात्रों को कई चोटें आई थीं। अब जब पुरस्कार समारोह समाप्त हो गया था तो सभी अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए अपने अपने छात्रावासों में लौट आए। खेल के मैदान में केवल वे ही छात्र बचे थे जो पूरी तरह से स्वस्थ थे और जिन्होंने बहुत पहले ही यह काम छोड़ दिया था। हालांकि इस घटना के बाद कारगात अकादमी में जियान चेन और टाइटा की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई थी। वे अकादमी के सबसे बड़े सितारे बन चुके थे, जहां भी जाते उनके नाम की चर्चा होती सुनाई देती थी। जियान चेन और टाइटा साथ ही चांगयांग हू के 3 लोगों के समूह ने एक दूसरे को विदाई दी और अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए अपने अपने छात्रावासों में लौट गए। अकादमी के बीचों बीच लगभग 100 वर्ग मीटर का एक ऊंचा टावर था।
उप प्रधानाचार्य चांग बायन उस समय टावर के ऊपर बने एक कमरे के बीचों बीच आदरपूर्वक खड़े थे। उनके सामने करगत अकादमी के प्रधानाध्यापक कार्यालय की मेज के सामने आलस्य से बैठे मुस्कुराते हुए बैठे थे। उनकी गहरी निगाहों में भी खुशी और उत्साह के भाव झलक रहे थे। आह बायन, लगता है इस बार कारगत अकादमी में सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है, प्रधानाध्यापक ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा। उप प्रधानाध्यापक चांग बायन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रधानाध्यापक, ये सही नहीं है। इस बार कारगत अकादमी में एक से ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं, बल्कि दो हैं। ये दो हैं चांग्यांग जियांग तियान और टाइटा। प्रधानाध्यापक ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये गलत नहीं है। टाइटा की प्रतिभा निश्चित रूप से बहुत ऊंची है और उसमें ईश्वरीय शक्ति भी है। हालांकि चांग्यांग जियांग तियान की तुलना में उसे अभी बहुत आगे जाना है। उप प्रधानाध्यापक चांग बायन को यह जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने संदेह से पूछा, प्रधानाध्यापक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रधानाध्यापक ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, आप चांग्यांग जियांग तियान को कतई कम नहीं आंक सकते। वह काफी जटिल व्यक्ति हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि चांग्यांग कबीले के बुजुर्ग उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। दरअसल कल दोपहर जब मुझे खबर मिली कि चांग्यांग शियांग तियान और टाइटा ने तीसरे क्षेत्र में एक द्वितीय श्रेणी के जादुई राक्षस को मार गिराया है, तो मैं खुद चुपके से उन्हें देखने के लिए वहां पहुंच गया। हालांकि वे दोनों अभी संत नहीं हैं, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता। खासकर चांग्यांग शियांग तियान, जो सिर्फ एक टूटी हुई लोहे की छड़ से ही तीसरे क्षेत्र में लगभग अजेय था। उसकी चालें न केवल अतुलनीय रूप से तेज हैं, बल्कि बेहद सटीक भी हैं। उसका युद्ध अनुभव किसी 15 वर्षीय युवक जैसा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह 100 लड़ाइयां लड़ चुका हो। उन दोनों के हाथों में मौजूद द्वितीय श्रेणी के राक्षस कोर को लगभग पूरी तरह से चांग्यांग शियांग तियान ने अकेले ही नष्ट कर दिया। टाइटा तो बस लड़ाई में शामिल था। ये सुनकर उप प्रधानाध्यापक चांग बायन ने अविश्वास भरी नजरों से पूछा, प्रधानाचार्य जी, क्या चांग्यांग जियांग तियान वाकई उतना ही शक्तिशाली है जितना आप कहते हैं? प्रधानाध्यापक ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर मैंने खुद न देखा होता तो मुझे भी यकीन नहीं होता कि 15 साल के लड़के में इतनी ताकत हो सकती है। सबसे अहम बात है उसका व्यापक युद्ध अनुभव और युद्ध तकनीक। ये ऐसी चीजें नहीं है जो इच्छा होने मात्र से सीखी जा सकें। सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किए बिना इन अवधारणाओं को समझा नहीं जा सकता। इसीलिए तो बूढ़े चांग ने चांग्यांग शियांग तियान की इतनी तारीफ की। वह सचमुच एक असाधारण प्रतिभाशाली है। लगता है ये सब चीजें उसे बूढ़े ने ही सिखाई हैं। उप प्रधानाध्यापक चांग बायन ने राहत भरी निगाहों से कहा, महान गुरु चांग के मार्गदर्शन में चांग्यांग जियांग तियान के लिए प्रसिद्ध न होना मुश्किल होगा। प्रधानाध्यापक ने सिर हिलाते हुए कहा, भले ही बूढ़े चांग दूर से मार्गदर्शन कर रहे हों, अगर चांग्यांग शियांग तियान में जन्मजात असाधारण प्रतिभा न होती तो सावधानीपूर्वक सिखाने के बावजूद भी बूढ़े चांग उसे ज्यादा कुछ नहीं सिखा पाते। अगर चांग्यांग शियांग तियान चांग्यांग वंश का चौथा गुरु न होता तो मैं उसे अपना शिष्य जरूर बनाता। आखिर ऐसे प्रतिभाशाली लोग दुर्लभ ही होते हैं। अगर वह इसी तरह परिपक्व होता रहा तो गेसुन राज्य के लिए सौभाग्य की बात होगी। पुरस्कार समारोह के बाद जियान चेन ने एक नई वर्दी ली और फिर जंगल में बिताए कुछ दिनों में अपने शरीर पर जमा सारी गंदगी को पूरी तरह से धोने के लिए स्नान किया। नई वर्दी पहनने के बाद छात्रावास लौटते समय उसे ताजगी महसूस हुई। हालांकि उसने जंगल में अपने 3 दिनों के दौरान लगभग हर पल संघर्ष किया था, लेकिन उसमें थकावट का कोई निशान नहीं था। अपनी पिछली दुनिया में उसने इससे भी बदतर परिस्थितियों का सामना किया था। अपने कमरे में लौटकर जियान चेन अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने दोनों हाथों में एक क्लास 1 मॉन्स्टर कोर पकड़ रखा था और साधना शुरू कर दी। हालांकि जियान चेन की शक्ति 10वीं संत शक्ति परत के शिखर पर पहुंच चुकी थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में संत शक्ति अभी संतृप्ति की अवस्था तक नहीं पहुंची थी। जैसे जैसे उसने धीरे धीरे राक्षस के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया, जियान चेन की संत शक्ति एक बार फिर तेजी से बढ़ी। उसकी साधना की गति विश्वसार को अवशोषित करने की तुलना में 10 गुना तेज थी। अगले 3 दिनों तक भोजन के अलावा जियान चेन ने अपना सारा समय अपने कमरे में साधना में बिताया। अंततः उसके अंदर की संत शक्ति संतृप्त अवस्था में पहुंच चुकी थी। चाहे जियान चेन राक्षस कोर की ऊर्जा को और अधिक अवशोषित करने की कितनी भी कोशिश करे, उसकी आंतरिक संत शक्ति अब और नहीं बढ़ पा रही थी। जियान चेन को साफ समझ आ गया था कि उसे संत स्तर पर पहुंचकर अपने संत अस्त्र को सघन करना होगा, वरना उसके भीतर की संत शक्ति हमेशा के लिए रुक जाएगी। संत शस्त्रों को संघनित करने की विधि के संदर्भ में जियान चेन ने विद्यालय के पुस्तकालय से संत बनने की प्रक्रिया को बहुत पहले ही अच्छी तरह सीख लिया था। इसमें आंतरिक संत शक्ति को संघनित करके धीरे धीरे उसे संत शस्त्र का रूप दिया जाता है। अंत में व्यक्ति अपनी आत्मा का उपयोग करके उसके साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। जब आंतरिक संत शक्ति पूरी तरह से एक शस्त्र में संघनित हो जाती है, तब व्यक्ति आधिकारिक तौर पर संत बन जाता है। जियान चेन रुका नहीं। उसने अपने स्पेस बेल्ट से एक क्लास 4 मॉन्स्टर कोर निकाला, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करने की तैयारी में, और तुरंत एक सेंट वेपन को संघनित करके सेंट लेवल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। जियान चेन के दांतियान में मौजूद संत शक्ति उसकी आत्मा द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित थी। अपनी शक्तिशाली आत्मा की उपस्थिति में जियान चेन का अपने दांतियान में मौजूद संत शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण था। जियान चेन ने अपने मन का उपयोग करके अपने दांतियान के भीतर की सभी संत शक्ति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे उसे एकत्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उसे तलवार का आकार दिया और अंत में उसे संकुचित करना शुरू कर दिया। जियान चेन की शक्तिशाली आत्मा उसकी पिछली दुनिया से लाई गई थी। जन्म से ही यह अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी और इस शक्ति के अधीन कमजोर संत शक्ति के पास इसका प्रतिरोध करने का कोई उपाय नहीं था। जियान चेन ने संत शक्ति को दृढ़ता से दबा रखा था और वह तलवार के आकार की संत शक्ति को लगातार संकुचित कर रहा था।
जैसे जैसे संत बल संकुचित होता गया, जियान चेन का दानतेन, जो मूल रूप से संत बल से भरा था, भी तेजी से कम होने लगा। इसके बावजूद उसके संत बल की शक्ति बढ़ती रही और अस्थायी तलवार का आकार भी स्पष्ट होता गया। अंततः वह उसके दानतेन के भीतर एक अत्यंत छोटी तलवार बन गई। उसी समय जियान चेन अभी भी इसे और अधिक संक्षिप्त करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जियान चेन ने अपनी संत शक्ति को सफलतापूर्वक एकत्रित करके उसे तलवार में संघनित कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह संत बन चुका था। अभी आखिरी और सबसे कठिन कदम बाकी था। यही वह कदम था जिसने तियानयुन महाद्वीप के इतने सारे लोगों को जीवन भर संत बनने से रोका था। इस अंतिम चरण में उसे अपनी आत्मा के एक अंश को अपने डेंटियन में विलीन करके पूरी तरह से संघनित होकर तलवार बनानी थी और उसके साथ एक आध्यात्मिक संबंध बनाना था। साथ ही उसे संत अस्त्र के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बिठाना था। हालांकि यह आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसे करना बेहद मुश्किल था। हालांकि यह चरण ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन जिनके पास जियान चेन जैसी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आत्माएं थीं, उनके लिए यह एक ऐसा काम था जिसे आसानी से किया जा सकता था। जियान चेन ने अपनी आत्मा के एक हिस्से को सीधे विभाजित किया और उसे अपने डेंटियन में संघनित संत अस्त्र के साथ मिलाना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने अभ्यास से नियंत्रित करके दोनों को जल्दी से एक साथ जोड़ दिया। अंततः दोनों पूरी तरह से सामंजस्य में आ गए, वे अब अलग अलग अस्तित्व नहीं रहे। इसी क्षण जियान चेन अंततः एक वास्तविक संत बन गया। इस अंतिम चरण ने उसके लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। जैसे ही जियान चेन ने अपनी आत्मा और अपने पवित्र अस्त्र का पूरी तरह से सामंजस्य बिठाया, उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो उसके भीतर की घनीभूत तलवार उसका अपना अंग बन गई हो। वह उसे आसानी से नियंत्रित कर सकता था और वह इस तलवार के हर एक घटक को स्पष्ट रूप से महसूस भी कर सकता था। इस समय जियान चेन के डेंटियन में संत शक्ति का एक भी अंश शेष नहीं था। बस एक सघन तलवार बची थी जो नई ऊर्जा के स्रोत का काम कर रही थी। तलवार बेहद छोटी लग रही थी, अपनी चौड़ाई और लंबाई से वह कड़ाई की सुई से ज्यादा अलग नहीं लग रही थी। अब जब उसने अपने संत अस्त्र को संघनित कर लिया था, तो जियान चेन संत अस्त्रों के शक्तिशाली उतार चढ़ाव को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्टता से महसूस कर सकता था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक साधारण संत के रूप में वह 10वीं संत शक्ति परत के शिखर पर मौजूद व्यक्ति को आसानी से हरा सकता था। जब तक कि कुछ अप्रत्याशित या विशेष परिस्थितियां न हो, 10वीं परत के शिखर पर मौजूद व्यक्ति किसी संत के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जियान चेन और टाइता दोनों ही अद्भुत थे। टाइता की दिव्य शक्ति और उसके अत्यंत शक्तिशाली शरीर के कारण जियान चेन, जो बचपन से ही सेंट फोर्स का प्रशिक्षण ले रहा था, स्वाभाविक रूप से टाइता जितना शक्तिशाली नहीं था। टाइता की असाधारण शक्ति और उसकी दुर्जय प्रतिरक्षा सेंट फोर्स की किसी भी कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। जब तक कि शक्ति में बहुत अधिक अंतर न हो, टाइता के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। अधिक से अधिक वे एक ठहराव पर अटके रहते। जियान चेन ने पहले भी 10वीं परत के शिखर पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक मध्यम श्रेणी के संत को हराने के लिए किया था। हालांकि वह पूरी तरह से अपने पिछले संसार के अनुभव और युद्ध तकनीकों पर निर्भर था। जियान चेन की तेज तलवारबाजी की तकनीकें और तलवारबाजी में उसकी उच्च उपलब्धियां, साथ ही पिछली दुनिया में जीवन मरण के अनगिनत युद्धों के अनुभवों से प्राप्त उसकी युद्ध शक्ति उसे अपने समान स्तर के लोगों के लिए अजेय बनाने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा उससे ऊंचे रैंक वाले युद्ध भी उल्लेख के लायक नहीं थे। इस क्षण जियान चेन के हाव भाव अचानक बदल गए। इसके तुरंत बाद उसका डेंटियन आश्चर्यजनक रूप से एक बार फिर कांपने लगा। उसका पूरा डेंटियन अस्थिर रूप से तीव्रता से कंपन करने लगा। जैसे ही कंपन शुरू हुआ, जियान चेन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही विश्वसार उन्मत्त रूप से फूट पड़ा। आसपास के अनगिनत विश्वसार किसी अदृश्य आकर्षक शक्ति से प्रभावित हुए प्रतीत हुए और धीरे धीरे जियान चेन के पास इकट्ठा होने लगे। इस क्षण जियान चेन का शरीर मानो उसके नियंत्रण से बाहर हो गया और ऐसा लगा जैसे उसके सारे रोमछिद्र अचानक खुल गए हों। वे उन्मत्त रूप से उसके चारों ओर के सघन विश्वसार को अवशोषित करने लगे। जियान चेन के हाथ में मॉन्स्टर कोर के भीतर की ऊर्जा भी तेजी से गिरी, जिससे नग्न आंखों से दिखाई देने वाली ऊर्जा की एक धारा बन गई जो जियान चेन के शरीर में प्रवाहित हुई। इस समय जियान चेन का शरीर मानो अथाह गड्ढे में डूबा हुआ था। उसके आसपास मौजूद विश्वसार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पूरी तरह से उसके शरीर में समा गया था, मानो कोई वेल पानी निगल रही हो। उसी समय उसके हाथ में मौजूद चौथी श्रेणी के राक्षस कोर की ऊर्जा तेजी से कम हो रही थी और जिस गति से वह अवशोषित हो रही थी वह अविश्वसनीय थी। मूल रूप से मुट्ठी के आकार का राक्षस कोर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ रहा था। अध्याय 54, डेंटियन का उत्परिवर्तन। जियान चेन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। चूंकि उसने अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण खो दिया था, इसलिए वह अपने आसपास के विश्वसार को अवशोषित होने से रोक नहीं पा रहा था। अपने शरीर को इतनी तेज गति से विश्वसार को अवशोषित होते हुए महसूस करते हुए जियान चेन ने समय की थोड़ी कमी के बावजूद दृढ़ निश्चय बनाए रखा। अगर उसका शरीर इसी गति से विश्वसार को अवशोषित करता रहा तो पता नहीं उसका शरीर कितनी देर तक टिक पाएगा, इससे पहले कि अचानक बढ़ी हुई क्यूई की मात्रा से उसका शरीर फट जाए। लेकिन जियान चेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसे शुरू में पता ही नहीं था कि यह सब कैसे हुआ। उसका दानतियान अचानक इतनी तेज गति से विश्वसार को अवशोषित क्यों करने लगा। इससे जियान चेन काफी डर गया। वह अपने दिल में जानता था कि उसके चारों ओर विश्वसार तेजी से इकट्ठा हो रहा है और उसके आसपास का क्षेत्र एक तूफान की तरह बन गया है जो उन्मत्त गति से बह रहा है। क्यूई की आंधी पूरे कारगात अकादमी में गरज रही थी और सीटी बजा रही थी, जिससे पत्तियां और ढीली चट्टानें दोनों हवा में उड़ रही थीं। लेकिन जब विश्वसार जियान चेन के डेंटियन में प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उसने समुद्र में कोई पत्थर फेंक दिया हो, क्योंकि विश्वसार उसके शरीर में समा गया और इस बात का कोई संकेत भी नहीं रहा कि वह वहां पहले से था। इसी कारण जियान चेन ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके डेंटियन में इतना नाटकीय परिवर्तन क्यों आया, लेकिन उसे खुशी थी कि उसका शरीर विश्वसार से फट नहीं गया।
उसी समय कारगत अकादमी के ऊंचे केंद्रीय टॉवर के भीतर अकादमी के प्रधानाध्यापक अचानक चौंक कर चिल्लाए, क्या हो रहा है? विश्वसार इतने जोर से हिल रहा है। ये कहते हुए प्रधानाध्यापक खिड़की से बाहर उड़ गए और पीछे एक दृश्य छोड़ गए। जैसे ही वे खिड़की से बाहर निकले, वे तेज गति से आकाश में उड़ गए और कुछ ही सेकंड बाद खुद को जियान चेन के छात्रावास कक्ष में पाया। उन्होंने संदेह और उलझन से छात्रावास को देखा और कमरे को घूरते रहे। इसी बीच सफेद रोशनी की एक लकीर तेजी से आती हुई दिखी और प्रधानाध्यापक से कुछ 100 मीटर पीछे आकर रुक गई। वह प्रधानाध्यापक बायन थे। बायन के आगमन के बाद भी 1 दर्जन से अधिक लोग तेजी से उड़ते हुए आए और बायन के पीछे रुककर ये देखने लगे कि विश्वसार कहाँ एकत्रित हो रहा है। वे सभी अकादमी के शिक्षक थे जिनकी ताकत अन्य लोगों से अधिक थी और इसलिए विश्वसार के हिंसक उतार चढ़ाव के साथ उनके लिए ध्यान न देने का कोई तरीका नहीं था। बायन ने एकत्रित विश्वसार को विस्मय से देखते हुए आश्चर्य से कहा, प्रधानाध्यापक, यहाँ क्या हुआ है? विश्वसार इस क्षेत्र में क्यों एकत्रित हो गया है? हालांकि प्रधानाध्यापक का चेहरा गंभीर दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखें खालीपन से घूर रही थी जब उन्होंने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है, चलिए पता लगाते हैं। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक जमीन पर गिर पड़े और बायन भी उनके ठीक पीछे पीछे गिर पड़ा। बाकी सब यहीं रहो, किसी को भी पास आने मत देना, उन्होंने शिक्षकों को पुकार कर कहा। सभी शिक्षक इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए प्रधानाध्यापक के पीछे पीछे चलना चाहते थे, लेकिन बायन के शब्दों से शिक्षकों ने अपनी प्रारंभिक गति रोक दी और आज्ञाकारी भाव से अपने मूल स्थान पर लौट आए। जब बात बायन की आई तो किसी भी शिक्षक ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। जल्दी ही प्रधानाध्यापक और बायन दोनों जियान चेन के कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंच गए जहां विश्वसार मौजूद था। जैसे ही बायन ने चुपचाप दरवाजे पर दस्तक दी, वह अचानक चकनाचूर हो गया और अंदर का दृश्य उन दोनों की ओर प्रदर्शित हो गया। अंदर उन्होंने देखा कि जियान चेन अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए पालती मारकर बैठा है और साधना कर रहा है। विश्वसार अभी भी उसके डेंटियन में इतनी भयानक गति से समा रहा था कि उसके शरीर की रूपरेखा धुंधली हो गई थी, मानो कोहरे ने उसे थोड़ा छिपा लिया हो। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर बायन और प्रधानाध्यापक दोनों अवाक रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ एकत्रित हो रही विश्वशक्ति किसी एक व्यक्ति की साधना का परिणाम होगी। इतना ही नहीं, जियान चेन जिस गति से विश्वशक्ति को अवशोषित कर रहा था, उसे देखकर वे दंग रह गए। तो यह चांग्यांग शियांग तियान था। ये कैसे संभव हो सकता है? उसकी ताकत से वह ऐसा प्रभाव कैसे उत्पन्न कर सकता है? बायन ने यह सब देखकर सदमे में चीख मारी, जो उसके लिए अकल्पनीय था। प्रधानाध्यापक भी कांप रहे थे, उनकी निगाहें जियान चेन पर टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद उन्होंने आह भरी और कहा, यह लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है। प्रधानाध्यापक की बात सुनकर बायन ने उन पर पूर्ण विश्वास जताते हुए सिर हिलाया। मन ही मन वह जानता था कि जियान चेन कोई साधारण विद्यार्थी नहीं था। प्रधानाचार्य जी, अब हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। हम इंतजार करेंगे, जवाब आया, और इसलिए प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाध्यापक जियान चेन के कमरे के बाहर खड़े होकर उसके जागने का इंतजार करने लगे। वे उसके कमरे में नहीं गए और उन्होंने कोई आवाज़ भी नहीं की, मानो उन्हें डर था कि कहीं वे साधना कर रहे जियान चेन को अनजाने में परेशान न कर दें। जियान चेन को काफ़ी समय से पता था कि उसका दरवाजा चकनाचूर हो गया है, लेकिन वह अपने शरीर और मुंह दोनों को हिला नहीं पा रहा था क्योंकि उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। और उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई क्लास 4 मॉन्स्टर कोर अब नंगी आंखों से देखने पर काफ़ी छोटी लग रही थी। उसका आकार लगभग एक पिंग पोंग गेंद के बराबर था। जियान चेन के दांतियान में समाहित हो रही सारी ऊर्जा और विश्वसार तत्व एक पत्थर की तरह समुद्र में गिरकर गायब हो गया, मानो वह पानी की एक भी लहर पीछे न छोड़ रहा हो। अपने डेंटियन के भीतर की स्थिति के बारे में जियान चेन बिल्कुल अनजान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि विश्वसार कहाँ जा रहा है। कुछ समय बीतने के तुरंत बाद क्लास 4 मॉन्स्टर कोर की ऊर्जा पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई। अंततः उसके डेंटियन में एक बदलाव आया क्योंकि नीले और बैंगनी दोनों रंग के हल्के कण दिखाई देने लगे। जैसे ही ये कण दिखाई दिए, उसके डेंटियन ने अचानक विश्वसार को और भी तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि दूर से भी विश्वसार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। नीले और बैंगनी रंग के इन हल्के कणों के साथ 1 दर्जन फीट दूर से भी विश्वसार ने खिंचाव महसूस किया और जियान चेन की ओर दौड़ पड़ा, इससे पहले कि वह उसके शरीर के रोमछिद्रों से होते हुए चमकते कणों में समा जाए। जियान चेन द्वारा विश्व तत्व के तीव्र अवशोषण की वजह से नंगी आंखों से एक धुंधली सफेद धुंध साफ दिखाई दे रही थी जो उसके चारों ओर थी। इस धुंधली सफेद धुंध के कारण उसका अपना शरीर भी धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जिससे वह और उसके आसपास का क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। दरवाजे के बाहर खड़े दोनों आदमियों ने भी इस बढ़ती हुई अवशोषण दर को अनदेखा नहीं किया। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वे दोनों जो देख रहे थे उससे हैरान थे। इस समय तक संपूर्ण कारगात अकादमी को विश्वसार के अचानक आगमन के बारे में पता चल गया था, लेकिन शिक्षकों के अलावा प्रत्येक छात्र ने इसे हवा का अचानक झोंका समझा और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जियान चेन का डेंटियन आधे दिन तक विश्वसार को अवशोषित करता रहा, आखिरकार रुक गया। जियान चेन ने दर्जनों किलोमीटर दूर से विश्वसार को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। उस समय उसकी संघनित संघ शक्ति से बनी पूरी तलवार के अलावा जियान चेन के डेंटियन में नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश के कण भी थे। ये कण बेहद छोटे थे और उनमें बेहद हल्की चमक भी थी। जिस तरह से वे टिमटिमा रहे थे उससे ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी क्षण जलकर खाक हो जाएंगे। अपने डेंटियन में अभी अभी प्रकट हुए नीले और बैंगनी प्रकाश के कणों को टटोलते हुए जियान चेन का हृदय क्षण भर के लिए भारी हो गया। ये पहली बार था जब उसने डेंटियन के भीतर किसी अनियंत्रित परिस्थिति का सामना किया था। वह ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना चाहता था। हालांकि वह निश्चित रूप से यह कह सकता था कि ये नीले और बैंगनी प्रकाश के कण निश्चित रूप से विश्व तत्व के उस अनियंत्रित पागलपन से संबंधित थे जिसका उसने पहले अनुभव किया था। क्या ये नीली और बैंगनी रोशनियां पूरी तरह से पहले से मौजूद विश्वसार से बनी हैं? जियान चेन ने मन ही मन अनुमान लगाया।
उसके दानतियन में पहले जो विश्वसार की बड़ी मात्रा प्रवेश कर चुकी थी वह बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई थी, मानो विशाल समुद्र में कोई चट्टान। ये पूरी तरह से अथाह था। इसके अलावा विश्वसार की इतनी बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बाद ये अजीब से प्रकाश के कण उसके दानतियन में प्रकट हो गए थे। इससे जियान चेन को स्पष्ट हो गया कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। हालांकि जियान चेन को असल में शक और चिंता इस सवाल से थी, उसके डेंटियन में वो अजीब से हल्के धब्बे आखिर क्या थे और उनका क्या असर होता था। क्या उनका होना उसके लिए कोई नुकसानदेह होगा? ये वो सवाल थे जिन्हें लेकर जियान चेन इस समय सबसे ज्यादा चिंतित था। खासतौर पर दूसरे सवाल ने उसे बेचैन कर दिया। थोड़ी देर झिझकने के बाद जियान चेन ने आखिरकार नीली और बैंगनी रोशनी को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि कुछ प्रयोगों के बाद उसका मन और भी गंभीर होता गया। कुछ आंतरिक निरीक्षणों के बाद हालांकि वह प्रकाश के कणों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, हर बार जब वह उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता तो उसे अचानक पता चलता कि उसके डेंटियन में मौजूद प्रकाश के कण मृगतृष्णा जैसे हो जाते थे। वह आसानी से उनके बीच से गुजर सकता था और उन्हें पकड़कर अपने नियंत्रण में रखने में पूरी तरह असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही न हो। हर साधना करने वाले व्यक्ति के लिए डेंटियन शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। जियान चेन बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका डेंटियन किसी ऐसी स्थिति से गुजरे जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, अन्यथा वह जानता था कि बाद में किसी महत्वपूर्ण क्षण में ये घातक साबित हो सकता है। जो भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो एक बार मर ही चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों की परवाह क्यों करनी चाहिए। जियान चेन जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि अब वह अपने डेंटियन में आए अजीबोगरीब बदलावों पर और ज्यादा मेहनत नहीं करेगा। चूंकि हालात उसके बस में नहीं थे, इसलिए वह उन्हें शांति से स्वीकार कर सकता था। जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाहें बिल्कुल शांत थीं। हालांकि संत बनने में सफलता एक रोमांचक उपलब्धि थी, लेकिन चूंकि उसके डेंटियन में एक बेकाबू परिस्थिति आ गई थी, इसलिए वह खुद को खुश नहीं कर पा रहा था। जैसे ही जियान चेन ने अपनी आंखें खोलीं, प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाध्यापक जो पूरे समय बाहर इंतजार कर रहे थे, एक साथ अंदर आ गए। प्रधानाध्यापक को अंदर आते देख जियान चेन जल्दी से बिस्तर से उतरा और उनका अभिवादन किया। प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और वह स्थिर होकर जियान चेन को देख रहे थे। चांग्यांग जियांग तियान, आपने अभी जो विश्वसार छोड़ा है वह असामान्य था। क्या आपको अपनी साधना के दौरान कोई समस्या आए? अगर हाँ तो बेझिझक मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। प्रधानाध्यापक ने बड़ी चिंता से कहा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद हेडमास्टर, सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि मुझे अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। जियान चेन ने शांति से कहा। उसे नहीं लगता था कि उसकी डेंटियन समस्या ऐसी है जिसे हेडमास्टर सुलझा सकते हैं। ऐसा कहने से सिर्फ परेशानी बढ़ेगी और चुप रहना ही बेहतर था। अध्याय 55, सम्राट की मान्यता। प्रधानाध्यापक ने खुशी से हंसते हुए कहा, चांग्यांग जियांग तियान, ऐसा लगता है कि तुमने संत बनने की राह में सफलता प्राप्त कर ली है। जियान चेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, हाँ, मैंने अभी अभी अपने संत हथियार को गाढ़ा किया है। फिर भी मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि तुम उच्च स्तरीय संत बन गए हो या मध्य स्तरीय संत। प्रधानाध्यापक मुस्कुराए। उनके अनुसार जियान चेन कम से कम मध्य स्तरीय संत के बराबर शक्ति का था। आखिरकार उन्होंने स्वयं इतनी विशाल मात्रा में विश्वसार को अवशोषित होते देखा था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि जियान चेन ने इसे अवशोषित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था, लेकिन वे कम से कम इतना समझ गए थे कि इतनी अधिक विश्वसार को अवशोषित करने के बाद जियान चेन का केवल प्राथमिक संत स्तर पर होना संभव नहीं था। जियान चेन को तुरंत प्राथमिक स्तर से संतत्व के मध्य स्तर तक पहुंचते देख प्रधानाध्यापक बेहद खुश हुए बिना नहीं रह सके। इसके साथ ही उनकी कारगात अकादमी को आखिरकार ऐसे प्रतिभाशाली छात्र पर गर्व हो सका। हेडमास्टर, मैंने अभी अभी एक संत अस्त्र को संघनित किया है, इसलिए मेरी शक्ति निश्चित रूप से प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए। जियान चेन जानता था कि हेडमास्टर का मानना था कि उसने विश्वसार को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है और इसी कारण से उसने उससे ये प्रश्न पूछा था। प्राथमिक स्तर, एक आवाज गूंजी। इस बार हेडमास्टर नहीं बल्कि बायन बोली, जो अविश्वास से उनके पीछे खड़ी थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इतनी बड़ी मात्रा में विश्वसार को अवशोषित कर लिया है, तो आप केवल प्राथमिक संत स्तर पर कैसे हो सकते हैं? मुझे भी नहीं पता। जियान चेन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। वह अपने डेंटियन में हुई घटनाओं को उजागर नहीं करना चाहता था। ठीक है, चूंकि चांग्यांग जियांग तियान ठीक है, तो हमें चलना चाहिए। प्रधानाध्यापक की नज़र जियान चेन पर थी और उन्होंने कहा, चांग्यांग जियांग तियान, अभी तुम एक संत बने हो और तुम्हें अपने संत अस्त्र के उपयोग से ठीक से परिचित होना चाहिए। ये शब्द कहने के बाद दोनों व्यक्ति, प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाध्यापक, जियान चेन के कमरे से बाहर चले गए। छात्रावास से बाहर निकलने के बाद उप प्रधानाध्यापक बायन ने जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ पूछा, प्रधानाध्यापक, चांग्यांग जियांग तियान ने स्पष्ट रूप से विश्वसार की एक विशाल मात्रा को अवशोषित कर लिया है, वह अभी भी केवल प्राथमिक संत स्तर पर कैसे रह सकता है? ये समझ में नहीं आता है। ये सुनकर प्रधानाध्यापक ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये तो सामान्य ज्ञान के विपरीत है, या फिर चांग्यांग शियांग तियान का कोई ऐसा रहस्य हो सकता है जिसके बारे में हमें पता न हो। अन्यथा वह दर्जनों किलोमीटर दूर स्थित विश्व शक्ति को कैसे अवशोषित कर सकता था? ये स्पष्ट रूप से असंभव कार्य है। इतना कहकर प्रधानाध्यापक एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, यह ऐसा मामला है जिसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। अब से चांग्यांग शियांग तियान से संबंधित किसी भी मामले में, जब तक कि उससे कोई बड़ा हंगामा न हो, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ने दें, क्योंकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाता है। यदि वे कठिनाइयों का सामना नहीं करते तो वे कभी भी वास्तव में विकसित नहीं हो पाते और केवल शांतिपूर्ण समय में ही वे अंततः क्षीण हो जाते हैं। जी हाँ, बायन समझ गया है, उप प्रधानाध्यापक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया।
उनका इरादा स्पष्ट था कि एक प्रतिभाशाली छात्र को तैयार करने के लिए कारगात अकादमी को जो भी करना पड़े वह करेगी। प्रधानाध्यापक नीले आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन बुदबुदाए, चांग्यांग शियांग तियान इस साल 15 साल के हो गए हैं। 15 साल की उम्र तक संत बनना तियान युवान महाद्वीप में एक बड़ा आश्चर्य होगा। चांग्यांग शियांग तियान सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति लगते हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि वे अपने मार्ग पर चलते रहें और असमय मृत्यु न भोगें। अन्यथा ये हमारे गेसुन राज्य के लिए एक भारी क्षति होगी। ये दुख की बात है कि चांग्यांग वंश के पूर्वज 100 वर्षों से लापता हैं। यदि वे जीवित होते तो उनकी योजना सफल हो सकती थी। ... प्रधानाध्यापक के जाने के बाद जियान चेन एक बार फिर बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा रहा और अपने डेंटियन के भीतर नीले और बैंगनी रंग की चमक को देखता रहा। उसने आह भरी। न केवल उसे पता नहीं था कि चमक का क्या मामला है, बल्कि उसका उन पर कोई नियंत्रण भी नहीं था। एक और आह भरते हुए जियान चेन ने उन बातों को भूल जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो कीमती समय बर्बाद होता। वह पहले ही एक बार मर चुका था और बहुत कुछ झेल चुका था। अपनी माँ भी युनतियन के प्रति मात्र प्रेम के अलावा जियान चेन को और किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। जियान चेन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को शांत किया। अपने दाहिने हाथ पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हुए उसका दिल तेजी से धड़का और फिर एक तेज ऊर्जा का स्रोत चमक उठा, जैसे उसके दाहिने हाथ में एक पतली तलवार दिखाई दी हो। तलवार असामान्य रूप से पतली थी और उसका पूरा शरीर चांदी जैसा सफेद था, लगभग दर्पण की तरह, जो ब्लेड पर आसपास के क्षेत्र को प्रतिबिंबित करता था। तलवार लगभग 4 फीट लंबी और 2 अंगुल चौड़ी थी। मूठ के पास ब्लेड पर 2 शब्द खुदे हुए थे, हल्की हवा। इस तलवार की बनावट लगभग वैसी ही थी जैसी जियान चेन के पिछले जन्म में उसकी प्रिय तलवार थी। यहाँ तक कि इसका नाम भी बिल्कुल वैसा ही था जिसे लाइट विंड स्वॉर्ड कहा जाता था। जियान चेन की तलवारबाजी में तेजी और चपलता पर जोर था। हजारों अलग अलग तरीकों से वार करने की क्षमता के साथ वह उस हवा की तरह था जो बिना साय के आती थी और बिना पच्चे न छोड़े चली जाती थी। हल्की पवन तलवार को थामे जियान चेन जोर से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जिस क्षण उसने तलवार थामी, उसे अपनी पिछली दुनिया से अपनापन वापस लौटता हुआ महसूस हुआ। हालांकि फर्क बस इतना था कि जियान चेन को लगा कि तलवार उसकी भुजा का ही एक विस्तार है, उसे नियंत्रित करने के लिए उतनी ताकत खर्च करने की जरूरत नहीं थी। जियान चेन अपनी आत्मा को तलवार से जुड़ते हुए महसूस कर सकता था, जिससे दोनों के बीच एक आदर्श संबंध स्थापित हो रहा था। दोनों एक थे और अब विभाजित नहीं थे। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने अपनी पिछली दुनिया में पहले कभी महसूस नहीं किया था। जियान चेन ने अपनी तलवार से वार किया, जिससे चांदी का ब्लेड चमकते हुए बाहर की ओर चला गया। डिंग! हल्की पवन तलवार की सीटी हवा में बजने पर एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि यह तलवार बेहतरीन लोहे से बनी तलवारों के स्तर की ही थी। जियान चेन ने खुशी से अपने बाएं हाथ से ब्लेड को धीरे से सहलाया, जैसे कि तलवार उसका सबसे प्रिय व्यक्ति हो। किसी भी सच्चे तलवारबाज के लिए तलवार ही वो चीज़ थी जिससे उसे सबसे ज्यादा लगाव था और जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता था। तलवार ही उनकी जिंदगी और उनकी आत्मा थी, और जियान चेन भी इस बात में पूरी तरह यकीन रखता था। जब जियान चेन ने लाइट विंड स्वॉर्ड का आह्वान किया तो वह उसके डेंटियन के भीतर से गायब हो गई थी और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से उसके हाथ पर केंद्रित होकर वास्तविक जीवन में ब्लेड का रूप ले चुकी थी। ये तलवार न केवल भारी क्षति पहुंचाने में सक्षम थी, बल्कि यह जियान चेन की ऊर्जा का स्रोत भी थी और उसके डेंटियन की जगह ले ली थी। जियान चेन का दिल एक बार फिर धड़क उठा जब तलवार गायब होने लगी और हल्की पवन तलवार के छोटे संस्करण के रूप में उसके डेंटियन में वापस आ गई। जियान चेन के संतत्व प्राप्त करने के 2 दिन बाद उसने अपना अधिकांश समय अपने डेंटियन में 2 रंगों की चमक को निहारने में बिताया। इसके अलावा वह ज्यादातर समय पुस्तकालय में बिताता था ताकि कोई ऐसी किताब ढूंढ सके जो उसके डेंटियन की स्थिति पर कुछ प्रकाश डाल सके। हालांकि वह हमेशा खाली हाथ ही लौटता था। उन 2 दिनों के दौरान जियान चेन की संतत्व की सफलता अकादमी में एक बड़ी लहर की तरह फैल गई थी, क्योंकि सभी जानते थे कि जियान चेन उस स्तर तक बहुत जल्दी पहुंच गया था। कारगत अकादमी का हर छात्र जानता था कि उसने कुछ महीने पहले ही अकादमी में 8वीं संत शक्ति परत में प्रवेश लिया था, और उन कुछ महीनों के बाद वह अचानक संत बन गया। इस प्रकार की साधना गति बहुत तेज थी, जिससे सभी आश्चर्य से चिल्ला उठे। इस रिकॉर्ड ने पिछले नंबर 1 साधना प्रतिभा चेंग मिंग जियांग को पूरी तरह से कुचल दिया था। कारगात अकादमी से दूर एक शानदार चमकदार महल में रत्नजड़ित वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अध्ययन कक्ष के बीच में बैठकर किताब पढ़ रहा था। महाराज, एक संदेशवाहक आया है। कमरे के बाहर से एक सम्मानजनक लेकिन गहरी आवाज आई। ये सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से अपनी किताब नीचे रखी और अपने कमरे के प्रवेश द्वार की ओर देखा। अंदर आइए, उसने कहा। यह अधेड़ उम्र का आदमी गेसुन साम्राज्य का सम्राट था, का देसेन। जैसे ही सम्राट बोल रहे थे, अध्ययन कक्ष के द्वार खुले और काले रंग का पाव पहने एक व्यक्ति अंदर आया। वह लगभग 30 वर्ष का था और तेजी से कमरे में चला गया। सम्राट से 30 कदम की दूरी पर पहुंचते ही वह तुरंत वहीं रुक गया और घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, कारगत अकादमी के प्रधानाध्यापक खफीर का एक पत्र आया है। शुरू में तो सम्राट को उस पत्र की बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने खफीर का नाम सुना, उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उन्होंने किताब को मेज पर रख दिया। मुझे अभी संदेश लाओ। जी महाराज, सम्राट के बगल में खड़े एक अंगरक्षक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। उसने तुरंत पत्र अपने हाथ में लिया और उसकी बारीकी से जांच की। जब उसे पता चला कि उसमें कोई खामी नहीं है, तभी वह आगे बढ़ा और पत्र सम्राट को सौंप दिया। सम्राट ने पत्र लिया और तुरंत उसे खोला। उनके शांत चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी और वे बुदबुदाए, ये चांग्यांग जियांग तियान सचमुच एक दिव्य प्रतिभा है। इसने न केवल 8वीं संत शक्ति परत पर रहते हुए एक संत को हराया, बल्कि 10वीं परत पर रहते हुए एक मध्यम श्रेणी के संत को भी पराजित किया। इसके अलावा इसने 15 साल की उम्र में ही अपने संत अस्त्र को सफलतापूर्वक संघनित कर लिया था। ये निश्चित रूप से एक प्रतिभा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे चाचा से इतनी प्रशंसा मिली।
चाचा की अंतर्दृष्टि के साथ वे स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को अलग पहचान सकते हैं। अगर चाचा चांगयांग जियांगतियान की इतनी प्रशंसा करते हैं तो मुझे भी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। चांगयांग शियांगतियान को चांगयांग कबीले का समर्थन प्राप्त है, खासकर इसलिए क्योंकि वह चौथा गुरु है। ऐसा लगता है कि उसे पाना नामुमकिन होगा। ऐसे में मैं उसे रिझाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। हालांकि चांगयांग कबीला एक दर्जन सालों से चुप है, फिर भी उनके कबीले के बारे में अंदरूनी जानकारी अभी भी सच है। उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता और मेरे लिए कार्रवाई करने के लिए यही काफ़ी है। चूंकि ऐसा है तो मैं बस यही करूंगा। सम्राट ने कुछ तय कर लिया था, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, सेवकों, मेरे लिए कलम और स्याही लाओ। कुछ ही देर बाद दरबारी कलम और स्याही लेकर आ गया। सम्राट ने कलम पकड़ी और बड़ी सहजता से अपने शब्द लिखने लगे। उन्होंने कागज़ को धीरे से उठाया और उस पर लिखे शब्दों को दोबारा पढ़ा, फिर उसे धीरे से मुड़कर अध्ययन कक्ष से बाहर चले गए। हाथ में पुस्तक लिए सम्राट को एक समूह के पहरेदारों द्वारा कसकर पकड़ लिया गया, जो उन्हें कई कक्षों से होते हुए अंत में एक सुंदर प्रांगण में ले गए। जैसे ही सम्राट ने प्रांगण में कदम रखा, प्रांगण के भीतर एक कमरे से 50-60 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया। उसने शांत भाव से सम्राट को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो महाराज आ गए हैं, कृपया अंदर आइए। सम्राट कमरे में प्रवेश करने से पहले ही बुजुर्ग के पास गए। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद पत्र बुजुर्ग को सौंपते हुए गंभीरता से कहा, वरिष्ठ मिंग, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र है जिसे मैं चाहता हूं कि आप स्वयं लोरे शहर के चांगयांग कबीले को सौंप दें। ये सुनकर बुजुर्ग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्होंने सम्राट के हाथ से पत्र लेने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, महाराज चिंता न करें, मैं ये पत्र अवश्य पहुंचा दूंगा। बुजुर्ग अच्छी तरह समझ गए थे कि चूंकि उन्हें स्वयं पत्र पहुंचाने के लिए भेजा गया है, इसलिए यह कोई साधारण मामला नहीं है। अपने हाथ में मौजूद पत्र को भेजने के बाद सम्राट ने मन ही मन आह भरी और सोचा, हमारे राज्य के विकास के लिए, हमारे राज्य के भविष्य के लिए तुम्हारे पिता के पास तुम्हें बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 56, पुस्तकालय का 7वां स्तर। अगली सुबह पालती मारकर बैठे जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। पिछले 2 दिनों से वह साधना नहीं कर रहा था, बल्कि पुस्तकालय में किताबें पढ़कर दिन बिता रहा था। हर रात वह अपने दानतियन में छिपी तलवार को समझने की कोशिश में डूबा रहता था, ताकि अपने संतस्त्र का यथासंभव कुशलता से उपयोग करना सीख सके। आखिरकार जियान चेन ने हाल ही में संतत्व प्राप्त किया था, और भले ही उसके भीतर का संतस्त्र उसके मन से जुड़ा था, फिर भी वह संतस्त्र का पुनर्तः उपयोग करना नहीं जानता था। जियान चेन, जिसे पिछली दुनिया का अनुभव था, उसे इस दुनिया में संतस्त्र एक नया और ताज़ा अनुभव लगा। अगर वह इससे परिचित होने में समय नहीं लगाता तो अपनी आत्मा को अपने संतस्त्र से वैसे ही जोड़ने पर भी, जैसे उसने पेड़ की टहनी से जोड़ा था, अपनी शक्ति का चरम प्रदर्शन करना उसके लिए बहुत कठिन होता। इसका कारण वैसा ही था जैसे किसी व्यक्ति का 10-20 साल तक कटा हुआ हाथ रहा हो, लेकिन अचानक वह हाथ वापस उग गया हो। चूंकि वह व्यक्ति कटे हुए हाथ के साथ जीने का आदी था और अब उसे नए उगे हुए हाथ का सामना करना था, इसलिए वह अपनी स्थिति से थोड़ा अपरिचित भी होगा। इस स्थिति को धीरे धीरे स्वीकार करने और सहज होने में समय लगा। अपने बिस्तर से उठकर जियान चेन अपने कमरे से बाहर निकला और डाइनिंग हॉल की ओर चल दिया। फिर हमेशा की तरह खाना खाने के बाद वह लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। पुस्तकालय के दरवाजे पहले से ही खुले थे, लेकिन अंदर ज़्यादा लोग नहीं थे, केवल नियमित सफाईकर्मी महिला ही थी। जियान चेन ने लगभग खाली लाइब्रेरी को देखा और फिर लाइब्रेरी की 5वीं मंजिल की ओर चल पड़ा। पिछले कुछ दिनों से पहली से चौथी मंजिल तक जिन किताबों में उसकी रुचि थी, वे सभी उसने पूरी पढ़ ली थीं। पुस्तकालय में कुल 7 स्तर थे। पहले 2 स्तरों तक संत स्तर से नीचे के सभी लोग पहुंच सकते थे, जबकि तीसरे और चौथे स्तर उन लोगों के लिए खुले थे जो संत स्तर तक पहुंच गए थे। पुस्तकालय का 5वां स्तर फ्रेशमैन चैंपियन के अलावा किसी भी छात्र के लिए खुला नहीं था, इसलिए जो लोग उस स्तर की पुस्तकें पढ़ना चाहते थे, उन्हें अकादमी का कोई शिक्षक होना आवश्यक था। पुस्तकालय का 6ठा और 7वां स्तर बहुत मजबूत बंधनों से सुरक्षित था और केवल प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाचार्य ही प्रवेश कर सकते थे। प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को पहले प्रधानाध्यापक या उप प्रधानाचार्य की सख्त अनुमति लेनी होती थी। यद्यपि पुस्तकालय की 5वीं मंजिल छात्रों के लिए खुली नहीं थी, फिर भी जियान चेन, जिसने फ्रेशमैन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, 5वें स्तर पर स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था। 5वीं मंजिल पर जगह ज्यादा नहीं थी और किताबों की संख्या भी ज्यादा नहीं थी। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या मुश्किल से 100 ही होगी, जो पहली मंजिल पर मौजूद 10,000 किताबों के सामने नगण्य थी। लेकिन जियान चेन जानता था कि इन 100 पुस्तकों में से किसी एक का मूल्य उन सभी पुस्तकों से कहीं अधिक था जो उसने पहले कभी पढ़ी थी। लाइब्रेरी का 5वां तल बहुत शांत था। हालांकि वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे, जियान चेन देख सकता था कि कोई न कोई अक्सर इस जगह की सफाई करता रहता था। पूरा कमरा साफ था, उसमें धूल का एक कण भी नहीं मिलता था। जियान चेन किताबों की अलमारियों की ओर बढ़ा और साधना पर एक किताब उठाकर वापस मेज की ओर चल पड़ा। किताब में सिर्फ साधना के बारे में ही लिखा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि किताब की सामग्री उसकी समस्या में उसकी मदद करेगी या नहीं, लेकिन कम से कम यह उसके दिमाग को अन्य उपयोगी जानकारियों से समृद्ध जरूर करेगी। जियान चेन पढ़ने में इतना डूबा हुआ था कि उसे लत लग गई थी। हालांकि किताब में दर्ज जानकारी से उसे कोई मदद नहीं मिलती थी, फिर भी इसने उसकी आंखें खोल दी और साधना की एक नई दुनिया में उसके क्षितिज को व्यापक बना दिया। उसने जो जानकारी देखी वह ऐसी चीज़ों के बारे में थी जिनके बारे में उसने अपने पिछले जन्म में कभी सोचा भी नहीं था। पुस्तक में लिखी साधना संबंधी जानकारी ज़्यादा गहरी नहीं थी और उसमें सिर्फ कुछ दर्जन पृष्ठ थे, इसलिए उसने जल्दी से किताब खत्म कर दी। पढ़ने के बाद जियान चेन ने किताब को वापस अलमारियों में रख दिया और मन ही मन बुदबुदाने लगा, मानो वह उस जानकारी को याद करने की कोशिश कर रहा हो। पुस्तक को सावधानीपूर्वक उसके मूल स्थान पर वापस रखने के बाद जियान चेन ने एक और पुस्तक उठाई और पढ़ने की प्रक्रिया को फिर से दोहराना शुरू कर दिया।
पुस्तकालय के 5वें स्तर पर लगभग सभी पुस्तकें पूर्ववर्तियों द्वारा लोगों को साधना तकनीकों में मदद करने के लिए छोड़ी गई थीं। हालांकि इनमें से अधिकांश साधना तकनीकें बहुत शक्तिशाली नहीं थीं, उनमें से अधिकांश प्राथमिक पृथ्वी स्तर से बमुश्किल ऊपर थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया, जियान चेन 5वीं मंजिल पर किताबें पढ़ता रहा। वह समय के बारे में पूरी तरह भूल गया था, उसे ध्यान ही नहीं आया कि अब वह अकेला नहीं है। तभी 2 और अधेड़ उम्र के आदमी प्रकट हुए। उन दोनों को एक नज़र देखने से ही पता चल गया कि ये अकादमी के शिक्षक थे। दोनों अधेड़ उम्र के आदमी जियान चेन को जानते हुए लग रहे थे। उसे देखते ही उनकी आंखों में हैरानी के भाव उभर आए। हालांकि उसे परेशान करने से बचने के लिए उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की। तभी नीचे से एक बूढ़ा आदमी हल्के नीले रंग का आलीशान चांद पाव पहने हुए आया। वह 50-60 साल का लग रहा था। उसके बाल सारस जैसे सफ़ेद थे, लेकिन उसका रूप रंग किसी जवान आदमी जैसा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी भाव बार बार चमक रहा था। लाइब्रेरी की 5वीं मंजिल ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी 5वीं मंजिल में पहुंचा, वह तुरंत सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा जो 6ठी मंजिल तक जाती थीं। अचानक उसकी नज़र कोने से एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बुजुर्ग आदमी अचानक रुक गया और उसने अपने मन में बच्चे को देखा। लंबे लेकिन दुबले पतले बच्चे पर अकादमी की वर्दी पहचानते ही उसे अचानक एहसास हुआ, चांग्यांग जियांगतियान। जियान चेन को तुरंत होश आया और उसने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा जिसने उसे बुलाया था। उसका चेहरा थोड़ा सुस्त था, फिर वह मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। हेडमास्टर, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये व्यक्ति कारगात अकादमी का प्रधानाध्यापक था। प्रधानाध्यापक की आवाज़ सुनकर दोनों शिक्षक एक साथ चौंक गए। प्रधानाध्यापक को देखते ही वे चौंक गए और अपनी किताबें मेज़ पर रख दी और फिर खड़े हो गए। प्रधानाध्यापक को सलाम करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने आदरपूर्वक कहा, हम प्रधानाध्यापक का अभिवादन करते हैं। कारगात अकादमी के प्रधानाध्यापक एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम पूरे गेसुन साम्राज्य में गूंजता था। उनकी शक्ति एक स्वर्गीय संत गुरु के स्तर की थी और वे गेसुन साम्राज्य के 6 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। तियान युआन महाद्वीप पर स्थित एक स्वर्ग संत गुरु को अभी भी एक बहुत ही शक्तिशाली और वीर व्यक्ति माना जाता था। प्रधानाध्यापक की नज़र उन दोनों अधेड़ उम्र के लोगों पर पड़ी और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए, कृपया अपनी किताबें पढ़ते रहिए। जी प्रधानाध्यापक। दोनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति तुरंत फिर से बैठ गए, हालांकि उनमें अपने हाथों में मौजूद किताबों पर ध्यान केंद्रित करने की हिम्मत नहीं थी। हेडमास्टर की नज़र जियान चेन के हाथ में रखी किताब पर पड़ी। मुस्कुराते हुए, संतुष्टि से सिर हिलाते हुए उन्होंने संतुष्ट स्वर में कहा, चांग्यांग जियांगतियान, क्या तुम्हें ये पुस्तकालय पसंद है? जियान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ये सही है, इस पुस्तकालय से मैं कई अलग अलग चीज़ें सीख सकता हूँ। भले ही यहाँ की जानकारी किसी के लिए थोड़ी या बिल्कुल भी मददगार न हो, फिर भी यह उसके ज्ञान में वृद्धि करेगी। जियान चेन की बात सुनकर प्रधानाध्यापक ने प्रशंसा भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। वाह वाह चांग्यांग जियांगतियान, तुम्हारी समझ और तर्क शक्ति जैसा कोई मिलना मुश्किल है। चूंकि तुम्हें इस पुस्तकालय में रहना अच्छा लगता है, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे साथ चलो। प्रधानाध्यापक मुड़कर 6ठी मंजिल की सीढ़ियों की ओर चल पड़े। प्रधानाध्यापक जिस दिशा में जा रहे थे उसे देखकर जियान चेन बूढ़े व्यक्ति की बात पूरी तरह समझ गया और बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने हाथ में रखी किताब को वापस अपनी जगह पर रख दिया और प्रधानाध्यापक के पीछे पीछे पुस्तकालय की 6ठी मंजिल की ओर चल पड़ा। जियान चेन को सीढ़ियों में गायब होते देख दोनों शिक्षकों ने ईर्ष्या से उसकी ओर देखा। पुस्तकालय की 6ठी और 7वीं मंजिलों तक केवल प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाचार्य ही पहुंच सकते थे। प्रवेश पाने के इच्छुक लोगों को पहले इन दोनों में से किसी एक की अनुमति लेनी होती थी। पुस्तकालय की 6ठी और 7वीं मंजिलों की बात करें तो अकादमी का हर शिक्षक वहां जाना चाहता था, क्योंकि उन दोनों मंजिलों में उच्च स्तरीय तकनीकें थीं। इतना ही नहीं, उस मंजिल की अन्य पुस्तकों में कई अन्य क्षेत्रों से संबंधित समृद्ध जानकारी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पुस्तकालय की 6ठी और 7वीं मंजिलों पर तियान युआन महाद्वीप के विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक खजानों के अभिलेख मौजूद थे। बहुत जल्दी जियान चेन प्रधानाध्यापक के पीछे पीछे 6ठी मंजिल के प्रवेश द्वार तक गया। जियान चेन दरवाजे को बंद रखने वाली पारदर्शी पट्टियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। 6ठे और 7वें स्तर के बंधन प्रधानाध्यापकों की पिछली पीढ़ियों द्वारा व्यवस्थित किए गए हैं। सुरक्षा बहुत मजबूत है और अगर वह स्वर्गीय संत गुरु भी हो तो भी उसे कम समय में तोड़ना असंभव है। प्रधानाध्यापक के स्वर में थोड़ा गर्व था और उन्होंने तुरंत बैंगनी सिक्के से बना एक टोकन निकाला। टोकन पर बहुत जटिल चिन्ह थे और वह किसी प्रकार का डिजाइन लग रहा था। प्रधानाध्यापक के हाथों में मौजूद बैंगनी सिक्के से हल्की बैंगनी रोशनी निकली और जल्द ही यह चमक और तेज होती चली गई। अंत में किसी भौतिक पदार्थ जैसी प्रकाश की किरण निकली और सीधे हथकड़ियों पर जा गिरी। पारदर्शी बंधन धीरे धीरे पानी की तरह 2 बार लहराए और बीच का हिस्सा धीरे धीरे अलग होकर एक बड़ा छेद बन गया, जिससे एक व्यक्ति आसानी से अंदर जा सकता था। चांग्यांग जियांगतियान, मेरे साथ अंदर आओ। प्रधानाध्यापक ने जियान चेन को आवाज़ दी और सीधे अंदर चले गए। जियान चेन प्रधानाध्यापक के पीछे पीछे चला गया और वे सीधे 6ठी मंजिल से 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। पुस्तकालय की 7वीं मंजिल बिल्कुल खाली थी। यह एक सामान्य कमरे के आकार की ही थी और बीच में एक लकड़ी की मेज़ रखी थी। मेज़ के सामने एक छोटी सी किताबों की अलमारी थी जिसमें कुछ पतली किताबें रखी थीं। किताबों की अलमारी के ऊपर 2 बक्से रखे थे। एक बक्सा पूरी तरह से बेहद कीमती जैद से बना था, जबकि दूसरा पूरी तरह से पर्पल कॉइन से बना था। दोनों ही बक्सों का मूल्य बिल्कुल कम नहीं था और यह स्पष्ट था कि इन बक्सों में रखी वस्तुएं बेहद महत्वपूर्ण थीं। जब से कारगत अकादमी की स्थापना हुई है तब से यह पुस्तकालय हमेशा से अस्तित्व में है। अब तक ये सैकड़ों वर्षों से यहाँ है। पिछली कुछ शताब्दियों में प्रत्येक युग के प्रधानाध्यापक के अलावा इस पुस्तकालय के 7वें तल पर आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं रही है। हालांकि उनमें से प्रत्येक तियान युन महाद्वीप का एक प्रभावशाली विशेषज्ञ नहीं तो एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति अवश्य रहा है।
आप पिछली कुछ शताब्दियों में 7वें तल में प्रवेश करने वाले कारगत अकादमी के पहले छात्र हैं। प्रधानाध्यापक ने अत्यंत शांत स्वर में धीरे से समझाया। चांगयांग शियांग तियान, इस पुस्तकालय की 7वीं मंजिल पर मेरी कारगत अकादमी की संपत्ति समाहित है। पूरी 7वीं मंजिल शक्तिशाली जिल्दों की एक परत से ढकी हुई है। जिल्दों की यह परत पहली पीढ़ी के प्रधानाध्यापक संत शासक ब्रांड द्वारा बड़ी मेहनत से बनाई गई थी। इन सभी वस्तुओं में विशेष अनुरेखक लगे हैं। जब तक जिल्दें टूटी नहीं हैं, इन्हें बाहर नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा यहाँ के अंदर की सभी पुस्तकें साधना विधियों पर आधारित हैं जिन्हें प्रधानाध्यापक ब्रांड ने स्वयं एकत्रित किया था, भले ही उन्होंने स्वयं नहीं लिखा हो। ये कारगत अकादमी की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। ये सुनकर जियान चेन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि लाइब्रेरी का 7वां तल इतना महत्वपूर्ण होगा। ये बात भी जियान चेन को हैरान कर गई कि कारगत अकादमी के पहली पीढ़ी के प्रधानाध्यापक वास्तव में एक असाधारण विशेषज्ञ संत शासक थे। हेडमास्टर की निगाहें जियान चेन पर चमक उठी और उनके हाव भाव बदल गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, चांगयांग जियांग तियान, अभी मैं हेडमास्टर के तौर पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें जेड बॉक्स वाली किताब के अलावा कोई भी किताब पढ़ने की इजाज़त देता हूँ। तुम्हारे पास बस यही एक मौका है, उम्मीद है तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे। जियान चेन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मैं मदद के लिए प्रधानाध्यापक को धन्यवाद देता हूँ। जेड बॉक्स में ऐसी वस्तुएं हैं जो वर्तमान आपके किसी काम की नहीं होंगी और ये आपकी प्रगति में भी बाधा डाल सकती हैं। इसलिए आपको जेड बॉक्स के अंदर की वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए। हालांकि बैंगनी सिक्कों के बॉक्स में एक प्राथमिक स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक है जिसे आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं। हालांकि आपके चांगयांग वंश का पारिवारिक विरासत यांगची नियम संग्रहण हृदय सूत्र से कमजोर नहीं है। इसलिए आप जो भी साधना विधि अपनाएं उसे चुनने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ अकेले रह सकते हैं और इन्हें पढ़ने के लिए समय निकाल सकते हैं। याद रखें, पुस्तकालय की 7वीं मंजिल में प्रवेश करने का आपके पास केवल एक ही मौका है। मुझे आशा है कि आप इसे संजोकर रखेंगे। प्रवेश द्वार पर लगे बंधन केवल उन लोगों को रोकेंगे जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो सीधे जा सकते हैं। पढ़ाई खत्म करने के बाद प्रधानाध्यापक तुरंत मुड़े और वहां से चले गए। 7वीं मंजिल पर बंधन के बाहर गायब हो गए। जियान चेन को वहीं स्तब्ध खड़ा छोड़ दिया। अध्याय 57, व्यवस्थित विवाह। जियान चेन ने किताबों की अलमारियों की ओर बढ़ने से पहले खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। आखिरकार एक किताब निकालने से पहले उसकी नज़र अलमारियों पर पड़ी। वह फर्श के बीचों बीच एक मेज के पास गया और बैठ गया। ये किताब उन लोगों के लिए थी जो अंतर्दृष्टि के साथ साथ किसी बाधा को पार करने की तकनीक भी सीखते थे। यहाँ तक कि पृथ्वी के संत गुरु भी इस पर स्पष्ट रूप से लिखे गए नोट से लाभ उठा सकते थे। हालांकि इस स्तर की ज़्यादा किताबें नहीं थीं, लेकिन उनमें मौजूद सामग्री की गुणवत्ता बेहतरीन थी। अगर इनमें से कोई भी किताब आम जनता के लिए जारी कर दी जाती तो उसके लिए व्यापक नरसंहार का दौर शुरू हो जाता। जियान चेन ने किताब पढ़ते हुए धीरे धीरे उसके पन्ने एक एक करके पलटे। जल्द ही उसने किताब पूरी पढ़ ली, जिससे जियान चेन ध्यान में डूब गया। उसने जो भी किताब पकड़ी उसकी आंखें संभावनाओं की दुनिया की ओर खुल गईं। इस दुनिया की साधना प्रणाली ने बहुत पहले ही उसकी पिछली दुनिया की प्रणाली को ध्वस्त कर दिया था। इस किताब के साथ जियान चेन को लगा कि अब उसे इस दुनिया की साधना प्रणाली की बेहतर समझ हो गई है। कुछ ही देर बाद जियान चेन ने अलमारियों से एक दर्जन किताबें पढ़ लीं। आधी किताबें साधना संबंधी अंतर्दृष्टि के साथ साथ एक साधक को होने वाली समस्याओं के बारे में थीं। बाकी आधी किताबें साधना तकनीकों के बारे में थीं, लेकिन इनमें से सबसे प्रभावी तकनीकें केवल ऊपरी पृथ्वी स्तर पर ही थीं। जियान चेन को सबसे ज्यादा मददगार कारगत अकादमी के पहले प्रधानाचार्य ब्रांड का निजी पत्र लगा। जियान चेन की नज़र बैंगनी सिक्कों वाले डिब्बे पर पड़ी। प्रधानाध्यापक के अनुसार बैंगनी सिक्कों वाले डिब्बे में एक प्राथमिक स्वर्ग स्तरीय तकनीक थी। हालांकि जियान चेन को स्वर्ग स्तरीय तकनीक की कीमत का साफ अंदाजा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह एक अनमोल खजाना है। आखिरकार स्वर्ग स्तर की तकनीक तियान युआन महाद्वीप पर दूसरी सबसे मजबूत तकनीक थी। उससे ऊपर सिर्फ एक और स्तर था, संत स्तर। जियान चेन ने धीरे से पर्पल कॉइन का डिब्बा खोला तो अंदर एक हाथ के आकार की किताब दिखाई दी। किताब के कवर पर मोटे अक्षरों में लिखा था, हृदय सूत्र का संग्रह। जैसे ही किताब उसके हाथ में आई, जियान चेन को अपनी बाह में एक कोमल सी अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था मानो किताब में एक गर्माहट का एहसास हो, हालांकि उसे पहले कभी छुआ नहीं गया था। किताब किसी जादुई जानवर के चमड़े से बनी थी। वह बेहद कोमल और मजबूत थी और उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। उसने धीरे से किताब को डिब्बे से बाहर निकाला और ध्यान से उसके पन्ने पलटकर पढ़ने लगा। वह गंभीर भाव से उसे पढ़ रहा था क्योंकि जियान चेन जानता था कि इतनी शक्तिशाली साधना तकनीक बेहद दुर्लभ है। हालांकि उसने शुरू में इस तकनीक का अभ्यास करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन इसे देखने मात्र से ही उसे कम से कम कुछ लाभ तो होगा। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसे इस किताब में अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ उपयोगी मिलेगा या नहीं। 4 घंटे बाद जियान चेन की नज़रें आखिरकार किताब से हट गईं और वह चिंतन में सिर झुकाए बैठ गया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसने किताब की सारी बातें याद कर ली हैं, तो उसने उसे वापस डिब्बे में रख दिया और फिर मेज पर लौट आया। किताबों की अलमारियों पर नज़र डालते हुए उसने एक गहरी सांस ली। भारी मन से वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हालांकि जियान चेन को आज पुस्तकालय के 7वें तल पर काफ़ी लाभ हुआ था। नीचे उतरते समय जियान चेन ने पुस्तकालय के 6ठे तल पर एक नज़र डाली। हालांकि 6ठे तल की पुस्तकें 7वें तल की पुस्तकों जितनी मूल्यवान नहीं थीं, फिर भी उनसे प्राप्त ज्ञान का लाभ बहुत अधिक था। जियान चेन का मानना था कि पूर्वजों ने इन पुस्तकों में अपना ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान की थी, इसलिए ये ज्ञान अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जियान चेन ने तियान युआन महाद्वीप के विभिन्न आध्यात्मिक खजानों के बारे में बहुत कुछ सीखा था, जो पुस्तकालय के पहले 5 स्तरों पर कहीं भी नहीं पाया जा सकता था। जब तक जियान चेन लाइब्रेरी से बाहर निकला, आसमान में अंधेरा छा चुका था।
अनजाने में ही उसने पूरा दिन लाइब्रेरी में ही बिता दिया था। वह खाना भी भूल गया था। गर्जना। उस समय जियान चेन के पेट से अप्रत्याशित रूप से तेज आवाज आई। जियान चेन ने नीचे हाथ बढ़ाकर अपना पेट सहलाया, जो अब इतना खाली हो गया था कि थोड़ा दर्द करने लगा था। वह बेबसी से मुस्कुराया और फिर डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़ा। अपना खाना जल्दी से खत्म करने के बाद जियान चेन सीधे छात्रावास की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी निगाहों में ईर्ष्या, सम्मान, जलन और हर तरह के भाव थे। जियान चेन ने आसपास के लोगों के ध्यान पर कोई गौर नहीं किया और बिना इधर उधर देखे छात्रावास की ओर चल पड़ा। छात्रावास में प्रवेश करते ही उसने दूर अपने कमरे के सामने एक परिचित व्यक्ति को खड़ा देखा। उसे यह जानकर राहत मिली कि वह उसका बड़ा भाई चांग्यांधू था। इतनी रात हो गई है, फिर भी बड़े भाई मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात कहनी है? जियान चेन ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी चाल तेज की और दौड़कर उनके पास गया। बड़े भाई, बहुत देर हो चुकी है, आप यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जिस पर कल तक बात नहीं हो सकती? जियान चेन ने चांग्यांधू के पास जाते हुए पूछा। जियान चेन को आते देख चांग्यांधू का चेहरा कड़वा हो गया और उसने आह भरते हुए कहा, चौथे भाई, तुम आखिरकार लौट आए। आज तुम कहाँ भाग गए थे? मैंने पूरा स्कूल ढूंढ लिया, फिर भी तुम नहीं मिले, इसलिए मैं आज पूरा दिन यहीं इंतजार कर रहा हूँ। जियान चेन ने क्षमा मांगते हुए कहा, बड़े भाई, क्या आप मुझे किसी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए ढूंढ रहे थे? ये सुनकर चांग्यांधू खुशी से मुस्कुराया और उत्साहित स्वर में बोला, जरूर कुछ तो है। और हाँ, यह कोई बड़ी बात है। आओ चौथे भाई, कमरे में चलकर बात करते हैं। जियान चेन ने सिर हिलाया और कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए अपने स्पेस बेल्ट से चाबी निकाली। इस कमरे का दरवाज़ा नया लगा था, क्योंकि पुराने दरवाजे को उप प्रधानाध्यापक ने मलबे में बदल दिया था। कमरे में दाखिल होते ही चांग्यांधू ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जल्दी से कहा, चौथे भाई, कबीले ने अभी अभी एक संदेश भेजा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे सचमुच ईर्ष्या करता है। ये सुनकर जियान चेन हैरान रह गया और उसने असमंजस में पूछा, बड़े भाई, आखिर हुआ क्या है? चांग्यांधू जियान चेन के बिस्तर पर बैठ गया और खुशी भरी मुस्कान के साथ बोला, चौथे भाई, मुझे लगता है कि आपको अभी तक पता नहीं है। पिताजी ने आपकी शादी का इंतजाम पहले ही कर दिया है। ये सुनकर जियान चेन का चेहरा साफ तौर पर चौंक गया। आखिरकार जब उसे होश आया तो उसने अविश्वास और हैरानी भरे स्वर में पूछा, क्या अरेंज मैरिज? चांग्यांधू ने जोर से सिर हिलाया और उत्साहित होकर कहा, यह सही है चौथे भाई। इसके अलावा आपकी साथी सम्राट की तीसरी राजकुमारी है, राजकुमारी गेलैन। मैंने सुना है कि यह तयशुदा विवाह सम्राट का ही सुझाव था। ये सुनकर जियान चेन का चेहरा तुरंत और गंभीर हो गया। उसे लगा कि यह स्थिति बेहद असामान्य है और इसके अलावा वह इसके लिए सहमत नहीं था। उसे इस बात से निराशा हुई कि उसकी शादी का फैसला उसके बिना उसके कुल ने कर दिया। दूसरों द्वारा ऐसा फैसला सुनाए जाने से जियान चेन को बेहद घृणा हुई। जियान चेन के चेहरे के भाव देखकर चांग्यांधू को लगा कि वह राजकुमारी गेलैन की सुंदरता को लेकर चिंतित है। वह हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, चौथे भाई, चिंता मत कीजिए। हालांकि मैंने राजकुमारी गेलैन को कभी देखा नहीं है, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। राजकुमारी गेलैन सम्राट की तीसरी पुत्री हैं। वह स्वभाव से ही बेहद सुंदर हैं और उनकी सुंदरता इतनी आकर्षक है कि शहर उनके लिए आपस में लड़ते हैं। बचपन से ही वह एक विलक्षण प्रतिभा की धनी रही हैं। उन्होंने न केवल चारों कलाओं में महारत हासिल की है, बल्कि साधना में भी उनकी अच्छी खासी महारत है। 15 वर्ष की आयु में ही राजकुमारी गेलैन ने संत शक्ति के 7वें स्तर को प्राप्त कर लिया था। सम्राट उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वह सम्राट की प्रिय हैं, सम्राट उन्हें हर तरह से बेहद प्यार करते हैं। ये सुनकर चांग्यांधू ने आह भरी। राजकुमारी गेलैन की पहचान ही उनकी एकमात्र खूबी नहीं है, सिर्फ साधना की उनकी प्रतिभा के बल पर आपका अपना बड़ा भाई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे भाई, महामहिम ने राजकुमारी का विवाह आपसे कर दिया है, ये सौभाग्य की बात है, इसलिए अपने चेहरे पर इतनी कड़वाहट न लाएं। जियान चेन ने मन ही मन आह भरी। चांग्यांधू उसके विचारों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। राजकुमारी गेलैन की सुंदरता के बावजूद जियान चेन पर कोई असर नहीं हुआ। इस समय वह सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके पास इस समय किसी लड़की के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं था। जियान चेन ये भी जानता था कि कारगात अकादमी में उसकी उपलब्धियों से सम्राट अवगत थे, अन्यथा सम्राट अपनी बेटी का विवाह उससे कराने के अपने निर्णय पर इतने दृढ़ नहीं होते। क्योंकि यह विवाह सम्राट द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसलिए जियान चेन के पास इसका विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। उसके माता पिता तो शाही परिवार के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर भी नहीं छोड़ना चाहते थे। सम्राट द्वारा प्रस्ताव वापस लेने के अलावा जियान चेन के पास इसे अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे चुपचाप इसे स्वीकार करना पड़ा। जियान चेन को बस इस बात से थोड़ी राहत मिली कि यह फैसला अभी हाल ही में लिया गया था। शादी की आधिकारिक तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई थी, यानी फिलहाल शादी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। इससे उसे चैन की सांस लेने का अच्छा समय मिल गया। वैसे भी जियान चेन इस बारे में बात करना नहीं चाहता था। अपने पिछले जीवन में जियान चेन एक घुमक्कड़ था जिसे दुनिया भर में घूमना पसंद था। रहने के लिए कोई स्थायी जगह न होने और धरती को अपना बिस्तर बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने से वह अब उस जीवन शैली को जारी नहीं रख पाएगा। चांग्यांधू के जाने के बाद जियान चेन अकेले बिस्तर पर बैठ गया और गहराई से सोचने लगा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि उसके परिवार से आई खबर बहुत अचानक आई थी और जियान चेन बिना तैयारी के ही आ गया था। मैं अपना बाकी समय साधना में लगा सकता हूँ। आखिरकार शक्ति ही सब कुछ तय करती है। जब मेरी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि सम्राट भी कुछ नहीं कह पाएंगे। जियान चेन ने आह भरते हुए साधना जारी रखी। जियान चेन ने अपने स्पेस रिंग के अंदर रखे मॉन्स्टर कोर के ढेर में से एक प्रथम श्रेणी का मॉन्स्टर कोर निकाला। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मॉन्स्टर कोर की शक्ति को अवशोषित करके साधना शुरू की।
2 दिन पहले संतत्व प्राप्त करने के बाद ये पहली बार था जब वह साधना कर रहा था। पिछली 2 शामों से वह संत हथियार के उपयोग और नियंत्रण का अभ्यास कर रहा था। जैसे ही जियान चेन ने दानव कोर के भीतर से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया, उसके शरीर से ऊर्जा के अवशोषित होने की गति तेजी से बढ़ती गई, मानो ऊर्जा के उसके भीतर समा जाने पर उसका सारा नियंत्रण छिन गया हो। ऊर्जा के तेजी से उसके भीतर प्रवेश करने के साथ ही उसकी गति सामान्य से कई 100 गुना अधिक हो गई। साधना की गति में अचानक आई तेजी से जियान चेन का चेहरा आश्चर्य से सिकुड़ गया। हालांकि हर साधक अपनी साधना की गति बढ़ाना चाहता है, लेकिन जियान चेन की साधना की गति पहले ही एक भयावह स्तर पर पहुंच चुकी थी। राक्षस के मूल से ऊर्जा के इस तीव्र अवशोषण के कारण जियान चेन के पास इसे परिष्कृत करने का समय ही नहीं था, जिसका कोई लाभ नहीं था, क्योंकि उसके द्वारा परिष्कृत न की गई ऊर्जा अनियंत्रित थी और उसके शरीर के भीतर ही उसके विरुद्ध विद्रोह करती रहती। ऐसे परिणाम से ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न होते जिन्हें सुलझाना जियान चेन के लिए बेहद कठिन होता। जियान चेन ने तुरंत ही दानव के मूल तत्व से शक्ति अवशोषित करना बंद कर दिया। खुशी की बात सिर्फ ये थी कि दानव के मूल तत्व की ऊर्जा को अवशोषित करना बंद करने की उसकी प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से संपन्न हुई। कोई भयावह या अनियंत्रित घटना नहीं घटी, अन्यथा उसे डर था कि वह सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। अध्याय 58 डेंटियन से झुंझलाहट। जियान चेन ने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए एक लंबी सांस छोड़ी और अपने हाथ में पकड़े राक्षस कोर पर नजर डाली। हालांकि वह बहुत लंबे समय से राक्षस कोर के भीतर से ऊर्जा अवशोषित नहीं कर रहा था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि कक्षा 1 के राक्षस कोर के भीतर की ऊर्जा पहले की तुलना में काफी कम हो गई थी। राक्षस कोर का आकार भी छोटा हो गया था। जियान चेन ने इस नए बदलाव पर आश्चर्य से गहरी सांस ली। हालांकि क्लास 1 मॉन्स्टर कोर में ज्यादा ऊर्जा नहीं होती, लेकिन संत बनने से पहले क्लास 1 मॉन्स्टर कोर की सारी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने में उसे कम से कम 3 रातें लग जाती। क्लास 1 मॉन्स्टर कोर से ऊर्जा अवशोषित करने में उसने जितना कम समय लगाया था, उसमें अंदर की ऊर्जा पहले ही काफी कम हो चुकी थी। जियान चेन सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम समय में उसने अपने शरीर में कितनी ऊर्जा अवशोषित कर ली होगी। इसके बाद जियान चेन ने तुरंत अपने आंतरिक शरीर का एक बार फिर निरीक्षण किया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसने अभी अभी जो ऊर्जा ग्रहण की थी, उसमें से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके डेंटियन में कोई बदलाव नहीं दिखा और अंदर की ऊर्जा में भी कोई वृद्धि का संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी जो कुछ भी हो रहा था वह बस एक भ्रम था जो हुआ ही नहीं था। यदि जियान चेन स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर सकता था कि राक्षस कोर में ऊर्जा अब पहले की तुलना में कम थी, तो जियान चेन को लगता कि यह सब स्थिति उसके दिमाग में थी। यह स्थिति समझने के लिए बहुत अजीब थी। गहरी सोच में उसकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन चाहे उसने कितना भी सोचा हो, जियान चेन पूरी तरह से उलझन में था। अंत में जियान चेन समस्या को एक तरफ रखकर अवशोषित ऊर्जा का अभ्यास शुरू कर सका। हालांकि अवशोषण की उस तेज गति का अनुभव करने के बाद जियान चेन अब बहुत सावधान था और पिछली बार जैसी स्थिति से बचने के लिए अपने पूरे शरीर पर ध्यान दे रहा था। लेकिन फिर किसने सोचा था कि जैसे ही उसने साधना शुरू की, पिछली बार जैसी ही घटना एक बार फिर घटित होगी। उसके हाथ में मौजूद राक्षसी कोर से एक हल्की सी चमक निकली और अंदर की ऊर्जा अकल्पनीय गति से बाहर निकलकर उसकी भुजाओं में स्थित मेरिडियंस के अंदर विलीन हो गई। जियान चेन अपने बिस्तर पर पत्थर की मूर्ति की तरह जड़वत हो गया, जरा सी भी हरकत नहीं हुई। अब उसे आखिरकार यकीन हो गया था कि यह सब सच में हो रहा है और यह कोई भ्रम नहीं है। जैसे ही जियान चेन राक्षसी कोर की ऊर्जा को अवशोषित करना बंद करने वाला था, उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। उसका पूरा मन एकाग्रता के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जितना वह जुटा सकता था, क्योंकि वह इस स्थिति से खुद को परिचित कराने की कोशिश कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से समझना चाहता था कि उसके शरीर के भीतर क्या हो रहा है और अवशोषण में अचानक हुई भयानक वृद्धि का कारण क्या है। इसके अलावा जियान चेन ये जानना चाहता था कि ऊर्जा समुद्र में एक पत्थर की तरह उसके दानतियन में क्यों गायब हो गई, बिना कोई निशान छोड़े। जियान चेन के हाथों के भीतर मौजूद दैत्य का मूल तत्व काफी सिकुड़ गया था और उसके अंदर की ऊर्जा उसके रोमछिद्रों के माध्यम से लगातार उसकी भुजाओं की नसों में प्रवाहित हो रही थी। इतनी अधिक ऊर्जा के प्रवाह के कारण जियान चेन की त्वचा ऊर्जा के इस तीव्र प्रवाह से थोड़ी दर्द करने लगी थी। जब वह 2 दिन पहले विश्वसार को अवशोषित कर रहा था तो उसकी अवस्था काफी सौम्य थी, इसलिए अवशोषण की तेज गति ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया था। लेकिन राक्षस कोर अलग था। राक्षस कोर के भीतर एक जादुई जानवर की ऊर्जा घनीभूत थी। चाहे ऊर्जा कितनी भी प्रबल हो या आत्मा कितनी भी शुद्ध हो, वह विश्वसार की क्षमताओं से कहीं बेहतर थी। राक्षस कोर के अंदर एक बेस तत्व भी था, इसलिए जब जियान चेन भीतर से ऊर्जा अवशोषित कर रहा था तो उसे एक प्रतिक्रिया महसूस हुई। जियान चेन ने दर्द पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपना पूरा ध्यान अपने भीतर घट रही स्थिति पर केंद्रित किया। राक्षस के मूल तत्व से निकलने वाली अधिकांश ऊर्जा उसके दांतियान की ओर बढ़ी और धीरे धीरे बह गई। उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उसके शरीर में समाहित हुआ। हालांकि जब जियान चेन को पता चला कि ऊर्जा कहाँ जा रही है तो उसका चेहरा चमक उठा, क्योंकि ऊर्जा उसके दांतियान के भीतर मौजूद नीले और बैंगनी रंग की चमक की ओर प्रवाहित हो रही थी। अप्रत्याशित रूप से ऊर्जा पूरी तरह से उन 2 चमकते हुए गोलों द्वारा अवशोषित हो गई थी। जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने हाथों में मौजूद दानव कोर को घूरने लगा। उसे फेंककर उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और हमेशा की तरह विश्वसार का अभ्यास करने लगा। विश्वसार उसकी ओर एक स्थिर धारा के रूप में और भी तेज गति से प्रवाहित होने लगा। यद्यपि गति उसकी सामान्य गति से कम 1 दर्जन गुना अधिक थी, फिर भी विश्वसार का लगभग 99% भाग उसके दांतियान के भीतर मौजूद प्रकाश की 2 चमकों द्वारा अवशोषित हो रहा था, जबकि वह शेष भाग का केवल 1% ही अपने शरीर में अवशोषित कर पा रहा था। ये जानने के बाद जियान चेन ने विश्वसार का उपयोग करके साधना करने का निर्णय लिया। हालांकि विश्वसार की साधना और शोधन की गति उसकी सामान्य गति से 10 गुना धीमी थी। इस निष्कर्ष के साथ जियान चेन का चेहरा बिगड़ गया।
उसकी व्यक्तिगत साधना दर मूल दर के 10वें हिस्से तक कम हो गई थी, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके दांतियान में चमकने वाली ये 2 किरणें इतनी कष्टदायक साबित होंगी। इसके बाद जियान चेन ने एक बार फिर राक्षस कोर की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की। जैसे जैसे वह सोचने लगा, उसका गंभीर चेहरा धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। अगर वह राक्षस कोर की ऊर्जा का उपयोग करके साधना करता तो उसकी साधना दर संत बनने से पहले जितनी धीमी नहीं होती, बल्कि 3 गुना तेज होती। सबसे बड़ी खामी ये थी कि इस तरह से ऊर्जा को अवशोषित करने में बहुत मेहनत लगती थी। जियान चेन को इस मेहनत से पसीना भी आने लगा था। थोड़ी देर बाद अपनी साधना रोककर उसने खिड़की से बाहर घने अंधेरे आसमान को देखा और असहाय होकर आह भरी। अगर हर बार साधना करते समय उसके डेंटियन की चमक उसकी ऊर्जा को जबरन सोख ले तो उसके भविष्य के उतार चढ़ाव और भी मुश्किल हो जाएंगे। आखिरकार सिर्फ विश्वसार को अवशोषित करने पर निर्भर रहने से उसे अपनी साधना गति का 10वां हिस्सा ही मिलता था। राक्षस कोर से ऊर्जा अवशोषित करने से उसकी गति 3 गुनी हो गई, साथ ही उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा और एकाग्रता भी ज्यादा खर्च हुई, जिसे जियान चेन बर्दाश्त नहीं कर सका। एक प्रथम श्रेणी के मॉन्स्टर कोर को अवशोषित करने में जियान चेन को पहले 3 रातें लगती थीं। अब उसी प्रथम श्रेणी के मॉन्स्टर कोर को अवशोषित करने में उतना ही समय लगता है जितना एक कप चाय बनाने और पीने में। इसका मतलब है कि जियान चेन एक ही रात में 50 प्रथम श्रेणी के मॉन्स्टर कोर अवशोषित कर सकता है। भले ही जियान चेन के पास बहुत पैसा हो, ये कहना मुश्किल है कि वह इस नई खपत और अवशोषण दर को बनाए रख पाएगा या नहीं। टेल नोट: प्रति क्लास एक मॉन्स्टर कोर 10 मिनट। जियान चेन ने तुरंत खुद को संभाला। अपने ज्ञान के अनुसार वह जानता था कि रास्ते में आने वाली यह छोटी सी बाधा पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अरे, एक कदम तो एक कदम ही होता है। अगर मेरे पास और मॉन्स्टर कोर नहीं बचे तो मैं बाहर जाकर और खोज लूंगा। ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में भी ऊर्जा हमेशा इसी तरह मुझसे छीनी जाती रहेगी। ये सोचकर जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से मॉन्स्टर कोर का एक जत्था निकाला और फिर से साधना शुरू कर दी। रात जल्दी बीत गई, दूसरी सुबह आ गई और जियान चेन का दैनिक साधना काल समाप्त हो गया। उसने अपने द्वारा उपयोग किए गए मॉन्स्टर कोर की मात्रा का हिसाब लगाते हुए हैरानी से गहरी सांस ली। एक ही रात में उसने अप्रत्याशित रूप से 56 प्रथम श्रेणी के मॉन्स्टर कोर से ऊर्जा ग्रहण कर ली थी। जियान चेन ने कड़वी मुस्कान दी। हालांकि उसके स्पेस बेल्ट में प्रचुर मात्रा में मॉन्स्टर कोर मौजूद थे, लेकिन इस खपत दर से वे कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। जब अवशोषित करने के लिए और कोर नहीं बचेंगे तब जियान चेन को वर्ल्ड एसेंस पर निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल जियान चेन केवल यही आशा कर सकता था कि उसका दांतियान और उसके भीतर की 2 प्रकाश किरणें ऊर्जा से भर जाएं और साधना करते समय उससे ऊर्जा लेना बंद कर दें। लगता है मुझे बाद में कुछ राक्षसी कोर लाने के लिए जादुई जानवरों के जंगल की यात्रा करनी पड़ेगी। जियान चेन ने धीरे से बुदबुदाया। शांत मन से जियान चेन अपने कमरे से निकला और अकादमी के बाहर स्थित ओपन की ओर चल पड़ा ताकि अपने बड़े भाई को युद्ध की कुछ तकनीकें सिखा सके और उसे युद्ध का अनुभव दिला सके। सूर्योदय होते ही जियान चेन चांगयांग हू को सिखाने में जुट गया। अंततः जब सूर्य अपने चरम पर था, जियान चेन ने अपना व्याख्यान समाप्त किया। बड़े भाई, हम अभी यहीं रुकते हैं। जहां तक अपनी ऊर्जा के उपयोग और रूपांतरण की बात है तो आपको इसे सीखने में कुछ समय लगाना होगा, लेकिन जहां तक युद्ध के अनुभव की बात है तो आपको धीरे धीरे बेहतर होने के लिए दूसरों से लड़ना होगा, इसलिए अकेले इतनी बारीकी से अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं है। जियान चेन ने अपने बड़े भाई से कहा। पिछले कुछ दिनों से जियान चेन अपनी सुबह चांगयांग हू को तकनीकों और युद्ध के विभिन्न पहलुओं को सिखाने में बिता रहा था। चांगयांग हू ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, चौथे भाई। अभी चांगयांग हू को अपने चौथे भाई से सीखना कोई अनोखी बात नहीं लगी। वह नहीं जानता था कि चांगयांग हवेली में जियान चेन की जीवनशैली कैसी थी, लेकिन वह ये जरूर बता सकता था कि उसका अपना भाई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कुछ विशेष ध्यान मिलना स्वाभाविक था, इसलिए ये सोचना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि जियान चेन ने ये सब बातें कबीले के बुजुर्गों से सीखी थीं। इसके अलावा चांगयांग हू जानता था कि जियान चेन को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और वह अक्सर अकादमी के पुस्तकालय में पूरा दिन बिताता था। इसलिए यह संभव था कि वह जो कुछ भी जानता था वह पुस्तकालय से भी आया हो। बड़े भाई, तुम्हें धीरे धीरे अकेले अभ्यास करना चाहिए। मैं पहले निकल जाऊंगा। ये कहकर जियान चेन बाग से बाहर निकल गया और अपने भाई को अकेले ही प्रशिक्षण जारी रखने के लिए छोड़ गया। अकादमी के प्रशिक्षण मैदानों में से एक के बीच में एक ही अकादमी की वर्दी पहने 2 युवक एक दूसरे से भयंकर रूप से लड़ रहे थे। उनमें से एक के हाथ में एक विशाल तलवार थी जो धधकती लाल रंग की थी और उससे झंझनाती ची निकल रही थी। ऐसे शक्तिशाली हथियार का मालिक कारगात अकादमी का प्रतिभाशाली साधना प्रतिभा वाला चेंग मिंग जियांग था। चेंग मिंग शियांग के प्रतिद्वंदी के हाथ में नीले रंग की एक विशाल तलवार थी। वह चेंग मिंग शियांग से उम्र में बड़ा प्रतीत होता था। हालांकि लड़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के कारण उसका चेहरा पसीने से तर था। वे भयंकर रूप से लड़े, लेकिन एक समझदार व्यक्ति यह बता सकता था कि नीली तलवार चलाने वाले को लाल तलवार चलाने वाले के खिलाफ आंख मूंदकर बचाव करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मेरे स्वामी, मैं हार मानता हूँ। मैं अब और अपना बचाव नहीं कर सकता, नीली तलवार धारण करने वाले ने चिल्लाकर कहा। उसकी बात सुनकर चेंग मिंग शियांग तुरंत रुक गया और अपने हाथ में पकड़ी तलवार गायब कर दी। शाला, ऐसा लगता है कि तुम्हारी रक्षा करने की क्षमता कम होती जा रही है। लगता है तुम्हें आगे और मेहनत करनी पड़ेगी, तुम पहले से कमजोर हो। युवक ने हंसते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। महाराज, बात यह नहीं है कि मेरी ताकत कम हो रही है, बल्कि आपकी ताकत मुझसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब मैं आपके लिए उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। ये शब्द सुनकर चेंग मिंग शियांग को खुद पर गर्व महसूस हुआ। तभी अकादमी की वर्दी पहने एक और छात्र हाथ में एक लिफाफा लिए चेंग मिंग जियांग की ओर दौड़ता हुआ आया। लॉर्ड चेंग, कबीले के बुजुर्गों का एक पत्र आया है। अध्याय 59 बदला। छात्र को चिल्लाते हुए सुनकर चेंग मिंग जियांग का चेहरा गंभीर हो गया।
उससे पत्र लेकर चेंग मिंगजियांग ने पत्र को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पत्र की सामग्री पढ़ी, चेंग मिंगजियांग का चेहरा और अधिक काला पड़ने लगा और उसकी आंखों में भयंकर क्रोध दिखाई देने लगा। चेंग मिंगजियांग की प्रतिक्रिया देखकर जो युवक उसके साथ अभी अभी मुकाबला कर रहा था, उसने सावधानी से पूछा, भगवान चेंग, क्या बात है? क्या संप्रदाय में कुछ बुरा हुआ है? अपने हाथों को मुट्ठी में भींचते हुए पत्र कागज का एक मुड़ा हुआ गोला बन गया और चेंग मिंगजियांग का गुस्सा बढ़ता ही गया। उसकी आंखों में अब तक गहरी नफरत का भाव आ चुका था। चांगयांग जियांग तियान। चेंग मिंगजियांग ने दांत पीसते हुए अपनी उंगलियां हथेलियों में कस लीं। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितना गुस्से में था। चेंग मिंगजियांग के मुंह से चांगयांग जियांग तियान का नाम सुनकर युवक और भी उलझन में पड़ गया। उसने फिर से पूछने के लिए मुंह खोला और कहा, भगवान चेंग, आखिर हुआ क्या है? चेंग मिंगजियांग ने गहरी आवाज में कहा, महामहिम ने अभी अभी राजकुमारी जीलैन की सगाई चांगयांग जियांग तियान से कर दी है और इसे संपन्न भी कर दिया है। उसकी बात सुनते ही युवक का चेहरा बदल गया। वह जानता था कि चेंग मिंगजियांग के मन में राजकुमारी के लिए गहरे प्रेम के भाव थे। जब से चेंग मिंगजियांग ने उसे पहली बार शाही महल में देखा था, उसने उसकी सुंदरता को देवी के समान ही मान लिया था और उस पर गहरा प्रेम करने लगा था। तब से वह उन भावनाओं से उबर नहीं पाया था। चेंग मिंगजियांग ने अपने मन में राजकुमारी गेलैन को पहले ही अपना मान लिया था। आखिरकार गेसुन साम्राज्य में वह उसकी जैसी राजकुमारी के लिए एकमात्र उपयुक्त वर था। चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या उसकी अपनी साधना प्रतिभा, चेंग मिंगजियांग इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भी कम नहीं था। अपने हुआयुन संप्रदाय के साथ उनके पास गेसुन साम्राज्य के शाही परिवार की शक्ति के लगभग बराबर की शक्ति थी। संप्रदाय के भीतर चेंग मिंगजियांग का दर्जा किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं अधिक राजसी था। अतीत में चेंग मिंगजियांग ने कई बार अपने माता पिता से सम्राट से राजकुमारी का विवाह करने के लिए कहा था, लेकिन उसके माता पिता हमेशा यही चाहते थे कि वह साधना पर ध्यान केंद्रित करे। वे नहीं चाहते थे कि अंततः किसी लड़की के कारण उसकी साधना में बाधा आए। राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखने में मदद करने से उसके माता पिता के इनकार ने उसे नाराज कर दिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके मन में चेंग मिंगजियांग ने तय कर लिया था कि राजकुमारी गेलैन पहले से ही उसकी है और कोई भी उसे उससे छीन नहीं सकता। आखिरकार गेसुन साम्राज्य में राजकुमारी गेलैन के लायक कोई और था ही नहीं जिससे वह सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कारगत अकादमी में उसे कोई और मिलेगा जो उससे कमजोर नहीं होगा। चांगयांग शियांग तियान की साधना प्रतिभा उससे भी बढ़कर थी और उसने कारगत अकादमी के नंबर 1 साधना प्रतिभा का खिताब भी चेंग मिंगजियांग से छीन लिया था। उसने न सिर्फ उसे चुराया बल्कि चांगयांग शियांग तियान ने उसका एक प्यार भी छीन लिया, जिससे चेंग मिंगजियांग अब और सहन नहीं कर पा रहा था। चेंग मिंगजियांग के खिलाफ लड़ने वाले युवक ने सावधानी से उसकी ओर देखा और फिर फुसफुसाया, महाराज, अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? चेंग मिंगजियांग की आंखों में जानलेवा चमक आ गई और वह गुर्राया, राजकुमारी गेलैन मेरी है, गेसुन साम्राज्य में सिर्फ मैं ही उससे शादी के लायक हूँ। उसकी आवाज में अदम्य घृणा भरी थी। शाला, कुछ लोगों को लेकर आओ, हम चांगयांग जियांग तियान की ओर चलेंगे। इस बार हम उसे किसी और की औरत चुराने की कोशिश करने पर जरूर सबक सिखाएंगे। जी हाँ महाराज। युवक तुरंत भागकर आसपास के लोगों को इकट्ठा करने लगा। चेंग मिंगजियांग की ताकत की बदौलत उसने जल्दी ही लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा कर लिया था। उनमें कम से कम 16 लोग थे और सभी कुलीन परिवारों से थे और संतत्व प्राप्त कर चुके थे। इतना ही नहीं, इनमें से ज्यादातर लोगों के राक्षसी कोर जियान चेन ने छीन लिए थे, जिससे वे जंगल में अपने मिशन में असफल हो गए थे। इस वजह से वे सभी उसके प्रति द्वेष रखते थे और जब चेंग मिंगजियांग ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया तो उनमें से हर एक ने इसमें भाग लेने के लिए उत्सुकता से नामांकन कराया। समूह में 2 अन्य लोग भी थे जिनसे जियान चेन बहुत परिचित था। वे थे लुओ कबीले के लुओ जियान और कादी कबीले के कादी युन। चेंग मिंगजियांग ने सभी को एकटक देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वाह, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर हम चांगयांग जियांग तियान को अपंग भी बना दें तो भी चांगयांग कबीला कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। आज यहाँ इकट्ठा हुए लोगों का प्रभाव बहुत कम नहीं है, यहाँ तक कि अगर सम्राट भी चांगयांग जियांग तियान की रक्षा करने की कोशिश करें तो उन्हें भी सिरदर्द हो जाएगा। चेंग मिंगजियांग को पूरा भरोसा था कि वह चांगयांग जियांग तियान को एक निष्पक्ष मुकाबले में हरा सकता है, लेकिन अब जब महामहिम ने चांगयांग जियांग तियान और राजकुमारी गेलान के विवाह की आधिकारिक घोषणा कर दी थी तो उसकी स्थिति पहले की तुलना में बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। न केवल उसे चांगयांग वंश का समर्थन प्राप्त था, बल्कि अब शाही परिवार भी उसका साथ दे रहा था। इस गठजोड़ के साथ चेंग मिंगजियांग, जिसके पास पर्याप्त शक्ति और प्रभाव था, को भी योजना बनाने से पहले सावधानी से सोचना होगा। अगर वह एक साधारण सबक सिखाना चाहता तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन चेंग मिंगजियांग को नहीं लगता था कि यह इतना आसान होगा। इसलिए उसने कई प्रभावशाली लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाया था। इस तरह के शक्तिशाली गठबंधन के साथ सम्राट को जांच करने से पहले 2 बार सोचना होगा। खुद चांगयांग वंश के पास इस समूह के खिलाफ कोई आवाज भी नहीं थी। शाला, तुरंत किसी को बुलाओ और चांगयांग जियांग तियान का पता लगाओ। याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उप प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को इसके बारे में पता चल गया तो हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। चेंग मिंगजियांग ने अपने प्रशिक्षण साथी को आदेश दिया। जी हाँ मेरे प्रभु। इसके बाद शाला ने या तो सीधे पैसे खर्च किए या अकादमी के भीतर अपने संपर्कों पर भरोसा करके चांगयांग जियांग तियान के तत्काल स्थान के बारे में गुप्त रूप से सुना। साथ ही उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को पूरी अकादमी की तलाशी लेने के लिए भी भेजा। कारगात अकादमी में अत्यंत शांति थी। चेंग मिंगजियांग और उसके जनांदोलन समूह द्वारा कोई अशांति पैदा नहीं की गई थी। 2 घंटे बाद शाला द्वारा भेजे गए 20 छात्र एक एक करके वापस आ गए। लॉर्ड चेंग, हमने पूरी कारगात अकादमी की तलाशी ले ली है, लेकिन चांगयांग जियांग तियान का कोई पता नहीं चला।
एक व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी। चेंग मिंगजियांग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, यह कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि चांग्यांग जियांगतियान इस समय अकादमी में नहीं है? मैंने सुना है कि चांग्यांग जियांगतियान को लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत पसंद था। क्या तुमने उस इमारत की तलाशी ली है? लुओ जियान ने बगल से पूछा। हालांकि लुओ जियान को जियान चेन ने चाकू मारा था, लेकिन दवा ने उसके शरीर को फिर से ठीक कर दिया था और वह बिल्कुल नया जैसा हो गया था। हमने लाइब्रेरी की भी तलाशी ली है। चांग्यांग जियांगतियान वहां नहीं है, खोज दल के नेता ने आगे कहा। तभी एक थोड़े मोटे युवक ने कहा, मैंने सुना है कि चांग्यांग जियांगतियान नए शासक हैं। नए शासक को पुस्तकालय के पहले 5 स्तरों में प्रवेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। क्या ऐसा हो सकता है कि चांग्यांग जियांगतियान 5वें स्तर में छिपा हो? अगर यह सच है तो हमें उसके बाहर आने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करनी होगी। अपने साथी छात्र की बात सुनकर समूह में सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उस व्यक्ति ने जो कहा था उसके पीछे कुछ तर्क था। तलाशी दल के नेता ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने लाइब्रेरी में चौकीदार से पहले ही पूछ लिया था, उसने बताया कि चांग्यांग जियांगतियान आज लाइब्रेरी में आया ही नहीं। क्या ये हो सकता है कि चांग्यांग जियांगतियान वास्तव में अकादमी परिसर में नहीं है? चेंग मिंगजियांग ने भौहें चढ़ाईं। तभी एक और छात्र थोड़ा हिचकिचाया और बोला, लॉर्ड चेंग, हालांकि हमें चांग्यांग जियांगतियान नहीं मिला, लेकिन हमें पता चला कि चांग्यांग पूर्वी उपवन में है। चांग्यांग जियांगतियान का बड़ा भाई है। मुझे लगता है कि उसे चांग्यांग जियांगतियान के ठिकाने के बारे में पता होगा। लुओ जियान की आंखें चमक उठीं, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा फिर से फीका पड़ गया। उसे उस रात हुई सारी बातें याद आ गईं। उसके पास मौजूद सभी राक्षस कोर चांग्यांग भाइयों और ताइता से चुरा लिए गए थे। हालांकि उसने ताइता से बदला लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह चांग्यांग शियांगतियान के भाई चांग्यांग से भिड़ने के नतीजों से नहीं डरता था। बुरा नहीं, चांग्यांग जरूर जानता है कि चांग्यांग जियांगतियान कहाँ गया है। मेरा सुझाव है कि हम उससे जाकर पूछें, लुओ जियान ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। ठीक है, हम पहले चांग्यांग को ढूंढेंगे। बाकी सभी लोग लुओ जियान के सुझाव से तुरंत सहमत हो गए। दूसरे छात्रों का ध्यान आकर्षित न हो, इसलिए उनमें से 1 दर्जन छात्र समूह से अलग हो गए और पूर्वी उपवन की ओर अलग अलग रास्ते अपना लिए। जब वे दर्जनों लोग उस उपवन की ओर दौड़े तो उन्होंने देखा कि चांग्यांग अभी भी वहां अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। चांग्यांग को देखते ही लुओ जियान की आंखें तुरंत घृणा से जल उठीं, मानो वह आग उगल देगा। शायद चांग्यांग अपनी साधना में इतना मग्न था कि उसे चेंग मिंगजियांग के लोगों के आने का आभास ही नहीं हुआ। चेंग मिंगजियांग के लोगों का समूह चांग्यांग के पास आया और एक साथ उसे घेर कर खड़े हो गए। यह एहसास होते ही चांग्यांग आखिरकार अपनी एकाग्रता से जागा। जब तक उसने कुछ प्रतिक्रिया दी तब तक दर्जनों छात्रों ने उसे घेर लिया था। चांग्यांग की निगाहें अपने आसपास के माहौल पर टिकी थीं। दूसरे पक्ष के चेहरों के भाव देखकर उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि उसे एक बुरा पूर्वाभास हो गया था। खासकर जब उसने लुओ जियान की घृणा भरी नजरों को अपनी ओर देखा तो चांग्यांग का चेहरा भारी हो गया। तुम लोग क्या चाहते हो? चांग्यांग ने कहा। उसे घेरे हुए दर्जन भर लोगों के बावजूद उसके चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था। लुओ जियान ने व्यंग्य किया, चांग्यांग, क्या तुम्हें याद नहीं कि कुछ दिन पहले जंगल में क्या हुआ था? बोलते बोलते उसका चेहरा काला पड़ गया और वह उसे घूरने लगा। तुम्हारे समूह ने मेरी 3 दिन की मेहनत चुराने की हिम्मत की और मुझे असफल कर दिया। इस अपमान का बदला मैं तुम्हें आंख के बदले आंख जरूर दूंगा। चांग्यांग ने नाक सिकुड़ी और लुओ जियान की ओर उसकी नजरों में डर का जरा भी निशान नहीं दिखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, लुओ जियान, ये मुसीबत तुमने खुद अपने ऊपर लाई थी। जो हुआ उसके लिए हम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। अगर तुमने पहले हमारे राक्षसी कोर चुराने की कोशिश नहीं की होती तो आगे की घटनाएं नहीं घटी। सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती थी। अगर तुम किसी चीज को दोष देना चाहते हो तो तुम सिर्फ अपनी कमजोरी को दोष दे सकते हो। तुम तो मेरे चौथे भाई से भी हार गए, जो अभी तक संतत्व तक भी नहीं पहुंचा था। चांग्यांग ने लुओ जियान को तिरस्कार से देखते हुए मजाक किया। चांग्यांग के जवाब पर लुओ जियान क्षण भर के लिए इतना क्रोधित हो गया कि वह कुछ कह ही नहीं सका। उस रात जंगल में जो घटना घटी थी वह एक ऐसा अपमान था जिसे वह अपनी स्मृति से कभी नहीं मिटा पाएगा। मध्यम श्रेणी के संत स्तर के बावजूद वह एक ऐसे नए व्यक्ति से हार गया था जो अभी तक संत नहीं बना था। इसके अलावा जिन राक्षस कोर को इकट्ठा करने में उसने 3 दिन की कड़ी मेहनत की थी वे सब छीन लिए गए थे। ये परिणाम निश्चित रूप से ऐसा था जिसे लुओ वंश का युवा गुरु स्वीकार नहीं कर सका। यदि उसके अपमान की बात कबीले तक पहुंच गई तो लुओ जियान भविष्य में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगा। अध्याय 60 चांग्यांग की चोटें। लुओ जियान गुस्से से भर गया और उसने तुरंत अपनी ऊर्जा अपने दाहिने हाथ में एकत्रित कर ली और फिर चांग्यांग की ओर बढ़ गया। चांग्यांग की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था, क्योंकि उन्होंने उसे घेर लिया था। इसलिए जब लुओ जियान ने अपना पवित्र हथियार बुलाया तो उसने तेजी से आ रहे लुओ जियान के डर के बिना अपना पीला रंग का युद्ध कुल्हाड़ा भी बुलाया था। जब दोनों संत आगे बढ़ने लगे तो आसपास के लोगों ने चोट से बचने के लिए सहज रूप से एक कदम पीछे हट लिया। पेंग, लुओ जियान की तलवार और चांग्यांग की कुल्हाड़ी आपस में टकराई, जिससे एक बहुत तेज आवाज निकली। दोनों हथियारों के टकराने के बाद उनकी क्रिया के बल से दोनों प्रतिक्रिया में कांपने लगे। उनके पैर धीरे धीरे पीछे हटते गए। चांग्यांग 4 या 5 कदम पीछे हट गया, जबकि लुओ जियान धीरे धीरे 2 या 3 कदम पीछे हट गया। दोनों ने बेहद नजदीकी दूरी से लड़ना शुरू किया, लेकिन दर्शक समझ गए थे कि चांग्यांग धीरे धीरे पिछड़ रहा है। हालांकि लुओ जियान की वायु तत्व वाली संत शक्ति गति पर केंद्रित थी और उसका आक्रमण थोड़ा कमजोर था, फिर भी उसकी शक्ति मध्य श्रेणी के संत स्तर की थी। भले ही चांग्यांग की पृथ्वी तत्व वाली संत शक्ति की रक्षा शक्ति अधिक मजबूत थी, फिर भी वह लुओ जियान के बराबर नहीं था।
आखिरकार चांगयांधू ने संत स्तर अभी कुछ ही समय पहले प्राप्त किया था। लुओ जियान चांगयांधू को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसका शरीर नीले रंग की चमक से जगमगा उठा और उसके चारों ओर एक हवा लगातार घूमने लगी। लुओ जियान का शरीर पल भर में चांगयांधू के सामने प्रकट हो गया। उसकी विशाल तलवार नीले रंग से चमकती हुई हवा में ऊंची उठी हुई थी। उसने भयानक गति से चांगयांधू पर वार किया। चूंकि लुओ जियान की संत शक्ति में वायु तत्व का उपयोग होता था, इसलिए उसकी गति अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक थी। चांगयांधू के हाव भाव अचानक बदल गए। लुओ जियान का हमला इतना तेज था कि उसके पास जवाब देने का समय ही नहीं था। आखिरकार वह बड़ी मुश्किल से अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाकर हमले को रोक पाया। चांगयांधू, अपनी मृत्यु स्वीकार करो। उसी क्षण जब चांगयांधू की कुल्हाड़ी लुओ जियान की तलवार से टकराए, किनारे से एक और चीखती हुई आवाज आए। ये का दी यून की तलवार थी जो सीधे उस पर आ रही थी और चांगयांधू के दाहिने हाथ पर वार कर दिया। तेज दर्द के कारण चांगयांधू कराह उठा। जाहिर था कि इस हमले में का दी यून की काफी ताकत लगी थी। चांगयांधू के कंधे पर इतना गहरा घाव हो गया था कि उसकी हड्डी तक दिखाई दे रही थी। अपने हाथ पर इतने बड़े हमले के बाद चांगयांधू अब अपने हाथ में संत हथियार को संभाल नहीं सका और बड़ी कुल्हाड़ी उसके हाथ से गायब हो गई। लुओ जियान की आंखों में एक निर्मम चमक उठी और उसने चांगयांधू के पेट पर तलवार से वार किया। तलवार की नोक ने उसकी वर्दी को चीर दिया और उसके पेट पर गहरा घाव कर दिया। तुरंत ही घाव से खून की एक धारा बहने लगी, जिससे उसकी वर्दी खून से लथपथ लाल हो गई। उसके चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा के भाव उभर आए, लेकिन उसने एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। चांगयांधू, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी अपने कर्मों का फल मिल जाएगा। लुओ जियान जोर से हंसा। चांगयांधू के प्रति उसकी घृणा आसानी से शांत नहीं हो रही थी। उसने तलवार से एक और वार किया और चांगयांधू के शरीर पर एक और घाव कर दिया। चांगयांधू की आंखों में लुओ जियान के लिए भयंकर क्रोध था और वह गुर्राते हुए बोला, लुओ जियान, तुम कितने निकम्मे हो। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे चौथे भाई को नहीं हरा सके, तुम्हें मुझसे लड़ना है। बस देखते रहो, मेरा चौथा भाई तुम्हारी बुरी तरह पिटाई कर देता है। चांगयांधू की बात सुनकर लुओ जियान का चेहरा काला पड़ गया। आगे बढ़ते हुए उसने तुरंत चांगयांधू को लात मारी। चांगयांधू की आंखें इस मौके पर चमक उठी। जैसे ही लुओ जियान का पैर छूने ही वाला था, उसका बायां हाथ उछलकर उस पर आ गया। चांगयांधू ने बड़ी ताकत से उसे खींच लिया। लुओ जियान का संतुलन तुरंत बिगड़ गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। हाँ, चांगयांधू दहाड़ा, उसकी बाईं मुट्ठी में समा गई और उसकी संत शक्ति उसमें प्रवेश कर गई। उसने मुट्ठी नीचे लाते हुए जमीन पर गिरे लुओ जियान की ओर तेजी से वार किया। हालांकि लुओ जियान ने प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। जैसे ही वह फर्श पर गिरा, वह चांगयांधू से दूर लुढ़क गया, जिससे सेंट फोस की बड़ी हुई मुट्ठी चूक गई। पेंग, चांगयांधू की मुट्ठी जमीन से टकराए और जमीन में धंसते हुए एक विशाल गड्ढा छोड़ गई। चांगयांधू, तुम सचमुच मरने को तैयार हो। लुओ जियान का सुंदर चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। गुर्राते हुए हरे रंग की वायु शक्ति से भरपूर संत बल उसकी मुट्ठी में समाहित हो गया और मानो बिजली की तरह उसने चांगयांधू के पेट पर मुक्का मारा। पफ, चांगयांधू के मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। 4-5 मीटर की दूरी तय करने के बाद उसका शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरा। जैसे ही लू जियान ने चांगयांधू को और भी बुरी तरह पीटने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया, चेंग मिंग शियान ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, लू जियान, तुमने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। हमारा मुख्य लक्ष्य चांगयांग शियांग तियान है, चांगयांधू नहीं। कम से कम हमें पहले चांगयांग शियांग तियान के ठिकाने का पता लगाने दो। लू जियान ने चुपचाप सिर हिलाया। अगर चेंग मिंग शियांग के अलावा कोई और होता तो वह इस सुझाव को तिरस्कारपूर्वक खारिज कर देता, लेकिन चेंग मिंग शियांग वह व्यक्ति था जिसे नाराज करना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चेंग मिंग जियांग ने ठंडी हंसी के साथ चांगयांधू से संपर्क किया। चांगयांधू, चांगयांग जियांग तियान कहाँ है? चांगयांधू बड़ी मुश्किल से जमीन से उठा। खून बहने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें टपक रही थीं। लेकिन उसकी संत शक्ति में पृथ्वी तत्व होने के कारण उसकी रक्षा शक्ति काफी मजबूत थी। अगर कोई और होता तो शायद वह उंगली भी हिला नहीं पाता। चांगयांधू ने अपने चारों ओर खड़े लोगों को घूरते हुए गुर्राया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम में से किसी को नहीं बताता। हालांकि उसे जियानचेन की ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन यहाँ मौजूद हर व्यक्ति संत स्तर का था और वह नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई इस समूह के खिलाफ अकेले लड़े। चेंग मिंग शियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, चांगयांधू, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। चांगयांग शियांग तियान कहाँ है? चांगयांधू ने उसकी ओर देखा और खूनी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे नहीं पता। चेंग मिंग जियांग ने व्यंग्य किया। चांगयांधू के चेहरे पर मुक्का मारते हुए उसने उसे तुरंत जमीन पर पटक दिया। बोलोगे या नहीं? चांगयांधू का गुस्सा भयंकर रूप से बढ़ गया और वह अपनी बची हुई ताकत से फर्श से उठते हुए बोला, ये तुम्हें सच नहीं बताएगा। चेंग मिंग शियांग, तुम मुझे अभी मार डालो, वरना मैं, चांगयांधू, कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा। चेंग मिंग जियांग ने उसे तिरस्कार से देखा। चांगयांधू, तुम्हें ऐसा कहने का क्या अधिकार है? क्या इसलिए कि तुम चांगयांग वंश के युवा स्वामी हो? ये तो सिर्फ चांगयांग वंश की बात है, मेरे हुआ यून संप्रदाय को तुम्हारे वंश की कोई परवाह नहीं। चेंग मिंग जियांग की आंखें एक बार फिर चमक उठी और उसने अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर खींच लिया। एक चमकदार लाल चमक के साथ मुट्ठी चांगयांधू के सिर में धंस गई। क्या तुम बोलोगे? चांगयांधू का शरीर भूसे से बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसके सिर से खून टपकने लगा था, लेकिन उसका दृढ़ भाव अभी भी वैसा ही था जैसा पहले था। तुम और मैं साथ साथ मरेंगे। चांगयांधू का दम घुट गया। अपने बाएं हाथ में एकत्रित पीली रोशनी के साथ उसने तुरंत अपने पुनर्निर्मित संत हथियार से चेंग मिंग शियांग पर वार किया।
चेंग मिंगशियांग के हाथ में एक धधकती लाल तलवार प्रकट हुई और उसने चांगयांग के हमले को आसानी से रोक दिया। चांगयांग को न केवल गंभीर चोटें आईं, बल्कि उसे अपने बाएं हाथ से कुल्हाड़ी चलाने का अभ्यास भी नहीं था। अगर वह पूरी तरह से ठीक भी होता तब भी वह चेंग मिंगशियांग का मुकाबला नहीं कर पाता। चेंग मिंगजियांग ने चांगयांग को उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। चांगयांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम आज्ञाकारी बनो और हमें बताओ कि चांगयांग जियांग तियान कहाँ है, इस तरह तुम्हें कम दर्द महसूस होगा। चांगयांग ने गहरी सांस ली, फिर अचानक शांत हो गया। वह समझ गया था कि इस रास्ते पर आगे बढ़ना केवल विनाश की ओर ले जाएगा। उसने चारों ओर देखा और अपनी संभावनाओं का जायजा लिया, फिर तुरंत अपना पवित्र हथियार प्रकट किया और खेल के मैदान की ओर दौड़ने लगा। यह ओपन काफी दूरस्थ था, आमतौर पर बहुत कम लोग ही यहाँ से गुजरते थे, इसलिए यहाँ जो कुछ भी होता था वह स्वाभाविक रूप से बाहर के सभी लोगों के लिए अज्ञात रहता था। चांगयांग का मानना था कि एक बार जब वह ज्यादा आबादी वाले इलाके में भाग जाएगा तो चेंग मिंगजियांग के लोग निश्चित रूप से कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा अकादमी में उसके कई अच्छे दोस्त भी थे। हालांकि चांगयांग को उम्मीद नहीं थी कि वे चेंग मिंगजियांग का विरोध करने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन वह जानता था कि वे कम से कम किसी शिक्षक या उप प्रधानाचार्य को सूचित करने के लिए दौड़ेंगे। चांगयांग को खेल के मैदान की ओर भागते देख चेंग मिंगशियांग का चेहरा बदल गया। उसे रोको, उसने पुकारा। जो दर्जन भर लोग शुरू में हिले नहीं थे वे तुरंत हरकत में आ गए। चेंग मिंगजियांग भी चांगयांग का पीछा करते हुए पूरी गति से उसकी दिशा में दौड़ने लगा। चांगयांग पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वह इन लोगों से आगे नहीं निकल पा रहा था। कुछ ही पल बीते थे कि उसके पीछा करने वाले उसे पकड़ने लगे थे। अपने दुश्मनों को तेजी से अपनी ओर बढ़ता देख चांगयांग के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब वह उस बाग से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। ये सोचकर वह गुर्राया और तुरंत वहीं रुक गया और बाग के किसी दूसरे हिस्से में वापस चला गया। चांगयांग ने अचानक दिशा बदल दी, जिससे उसका पीछा करने वालों को शक हुआ। हालांकि थोड़ी देर बाद ही वे ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और पीछा करने की गति भी धीमी कर दी। पीछे खड़े लोगों का समूह अर्धवृत्ताकार चाप में खड़ा होकर चांगयांग का पीछा करने लगा। लुओ जियान चेंग मिंगजियांग के बगल में खड़ा होकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, चांगयांग जिस दिशा में भाग रहा है उससे लगता है कि वह चांगयांग जियांग तियान को ही ढूंढ रहा है। चेंग मिंगशियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है तो ऐसा लगता है कि चांगयांग जियांग तियान वास्तव में अकादमी में नहीं है। चांगयांग ने भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसका सिर खून से लथपथ था और उसकी वर्दी खून और गंदगी से सनी हुई थी, और वह पूरी तरह से दयनीय लग रहा था। उसे सचमुच पता नहीं था कि जियान चेन कहाँ है, लेकिन वह जानता था कि उस बाग के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसकी बनावट जटिल है और जहाँ हरे भरे पौधे हैं जो छिपने के लिए उपयुक्त हैं। स्कूल में भागने का विचार अब पुराना हो चुका था, इसलिए चांगयांग के पास भागने का एकमात्र उचित रास्ता पहाड़ी में छिप जाना और अपने दुश्मनों से बचने की उम्मीद करना था। हालांकि चांगयांग ये भूल गया था कि जिस स्थान पर जियान चेन ने उसे आज सुबह पढ़ाया था वह इस समय विपरीत दिशा में था। पहाड़ी की ढलान पर एक झरने के पास घास से थोड़ी ही दूरी पर एक वर्दीधारी युवक एक गड्ढे में खेती कर रहा था। वह काफी दुबला पतला और कमजोर लग रहा था, उसके लंबे काले बाल कमर तक पहुंच रहे थे। वह काफी सुंदर लग रहा था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी तलवार से परावर्तित चमक जैसी थी। युवक के पास लगभग 1.3 मीटर लंबी और 2 अंगुल चौड़ी एक छोटी चांदी की तलवार थी। तलवार की मूठ पर सुंदर लिखावट में 2 शब्द लिखे थे, हल्की हवा। युवक शांति से वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में तलवार जमीन की ओर तानी हुई थी और उसका पूरा शरीर पहाड़ की तरह निश्चल था। उसी क्षण युवक की आंखों से प्रकाश की एक चिंगारी निकली। उसका शरीर अचानक और बिना किसी चेतावनी के गतिमान हो गया। उसकी तीव्र गति से उत्पन्न धुंधली आकृतियां ही दिखाई दे रही थीं। उसके हाथ में मौजूद चांदी की तलवार पूरी तरह से एक सफेद धुंध में तब्दील हो गई थी और तलवार की अनगिनत परछाइयां आपस में इस तरह घुल मिल गई थी मानो कोई भ्रम लगातार प्रकाश से जगमगा रहा हो। हवा में गति करते हुए केवल उसकी परछाइयां ही दिखाई दे रही थीं। युवक जमीन पर तेजी से चलते हुए गहन कदम चिल्ला रहा था, मानो वह बड़ी फुर्ती और फुर्ती से फिसल रहा हो। एक खरगोश को देखकर उसने अपनी तलवार से उस पर इतनी तेजी से वार किया कि उसे देखने वाला कोई भी दंग रह जाता। ये युवक जियान चेन था। ओपन से निकलकर वह सीधे इस खूबसूरत परिदृश्य में पहुंचा था और उसे तलवार चलाने का वह एहसास याद आ रहा था जो उसने अपनी पिछली दुनिया में पहले भी महसूस किया था। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।